Jindal on behalf of Voice of CA, recording start कर चलो. On behalf of Voice of CA and Chartered Accountant Association, welcome you all on this part 2. पार्ट 2 हम इसलिए कह रहे हैं कि जो पार्ट 1 था जो हमारा थिंक टैंक का, वो इतना बढ़िया रहा कि संजय जी ने बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटीज की लिस्ट बनाई थी, जो नई अपॉर्चुनिटीज हम कर सकते हैं, लेकिन इनका उस दिन नंबर नहीं लगा. तो होप करते हैं कि आज इनका नंबर हम लगा देंगे, क्योंकि इसके बाद इनका नंबर अब बोलने के लिए 3 महीने नहीं लगेगा. जब से जैसे कोड लगेगा तो ये साइलेंस में चले जाएंगे. तो इसलिए हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आज ये अपना नंबर लगा के जो 10 अपॉर्चुनिटीज मेरे पास लिस्ट पड़ी है न्यू अपॉर्चुनिटीज की, कि संजय जी हमें वो बताएं, ताकि हम लोग, जैसे हम देख रहे हैं कि जो ट्रेडिशनल एवेन्यूज है वो कम हो रहे हैं, तो नई अपॉर्चुनिटी के माध्यम से हम अपनी प्रैक्टिस को आगे बढ़ा सकें और अच्छे तरीके से सेटअप कर पाए. तो मैं सबसे पहले हमारे गुरु जी डॉक्टर CA गिरीश आहूजा जी, जो हमारे चेयरमैन साहब के साथ बैठे हैं, नाम उन्होंने आज अविनाश गुप्ता रखा है, तो उन दोनों का मेरा है ना सर, लैपटॉप मेरा है. तो लैपटॉप नाम तो चेंज हो जाता है, हम अभी कर देते हैं यहाँ से. कर देते हैं तो सर, अब हम दोनों का स्वागत यार, उसमें क्या दिक्कत है नाम का. हम दोनों का स्वागत करते हैं, गुरुजी का भी और अविनाश गुप्ता जी का भी. और अनिल जैन जी हमारे जो फाउंडर हैं वॉइस ऑफ CA के, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है. उसके बाद संजय अग्रवाल जी का, जो हमारे फाउंडर भी हैं, कैंडिडेट भी हैं, नॉट ओनली वॉइस ऑफ CA के बल्कि नॉर्थ इंडिया के कैंडिडेट हैं हमारे, और सबसे लवेबल कैंडिडेट हैं कि हर व्यक्ति उनको सपोर्ट कर रहा है सिर्फ इनकी नेचर की वजह से और इनके काम की वजह से जो इन्होंने किया है. विजय गुप्ता जी जो हमारे वो भी को फाउंडर हैं, गौरव जी, शशि जी और भी जितने भी पैनलिस्ट हैं, मैं सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं कि आप हमारे साथ जुड़े, और जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनका भी स्वागत करता हूं वॉइस ऑफ CA की तरफ से, कि ये संजय जी के साथ आई होप, जैसे मैंने सुना है कुछ एक मेंबरों से, शायद कोड ऑफ कंडक्ट आज लग जाए. अगर आज कंडक्ट लग जाता है तो शायद संजय जी को आज या कल जब भी लगता है तो शायद होपफुली वो जैसे मोदी जी की लास्ट रैली होती है ना 5 बजे, अगर आज रात को लगेगा ना तो फिर तो लास्ट रैली ही है. इसीलिए आज आप देखोगे इतने प्रोग्राम हो रहे हैं, हर कैंडिडेट प्रोग्राम में लगा हुआ है. इसी वजह से मेरे को लगता है कोड ऑफ कंडक्ट की आहट आ गई है, जो किसी भी समय दस्तक दे सकती है. तो मैं सबका स्वागत करता हूं, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे पहले हमारे आदरणीय गुरु जी से कि वो इस सेशन को चेयर करते हुए हमें आशीर्वाद दें. 2 मिनट होल्ड करना सर. हेलो 2 मिनट सर, फोन आया. ठीक, उससे पहले फिर मैं अनिल जी को बोलूंगा कि गुरु जी के बारे में कुछ 2 शब्द बोलें और इस प्रोग्राम का जरा आगाज करें. अनिल जी. थैंक यू अश्विनी जी. मैं आप सब लोगों का इस वेबिनार में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं. हार्टी वेलकम आई एक्सटेंड ऑन बिहाफ ऑफ वॉइस ऑफ CA. देखिए, जैसा अभी अश्विनी ने बताया कि ये एक लास्ट फिजिकल और वर्बल इंटरेक्शन है जो ग्रुप में हो सकता है वॉइस ऑफ CA के प्लेटफॉर्म पे. वो है संजय जी की तरफ से, बिकॉज from tomorrow onwards there would be a election code of conduct in place. Therefore, you would not be able to interact with all of us on this platform. Though individually he would be available, you can talk, you can discuss whatever, but on a common platform, voice of CA, he would not be available. So let us avail this opportunity and listen to him what exactly he wants to communicate to all of us. Then, in addition to that, the particular agenda which is there for today's meeting is that he wishes to discuss certain professional opportunities which are different from the normal taxation, audit, and normal activities of the auditing profession. So, with these words, I think Dr. Girish Ahooja is already there. Girish Ahooja ji, he doesn't need any introduction, as everybody says, and I believe so because I have been associated with Dr. Girish Ahooja for last 20 years or more. So knowing him, he doesn't need any introduction across the country. So he is known as a tax guru. He is known as a Guruji of ours. हम भी उनको गुरुजी कह के प्रणाम करते हैं, और चूंकि वो गुरुजी है इसलिए इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है. प्रणाम गुरुजी, वेलकम टू द फोरम.
Good evening to everyone. Let me tell you, the clients are sitting in front of me and I'm taking their time. वो उसका टाइम लेकर भी मैं आपसे बात कर रहा हूं, लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं, संजय जी का आज जो प्रोग्राम है, सबको पता है लास्ट प्रोग्राम होने वाला है, लेकिन जो इन्होंने अपॉर्चुनिटीज की बातें पहले भी मैंने सुनी थी लेकिन पूरी नहीं कर सके थे, कुछ मौका ही नहीं मिला था, और बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। हालांकि मेरे को सुनने की जरूरत नहीं कि मेरी तब उम्र हो गई, मुझे क्या अपॉर्चुनिटी चाहिए, अब भगवान ने पहले इतनी अपॉर्चुनिटी दे रखी है कि अब मुझे कोई अपॉर्चुनिटी चाहिए, बट यू पीपल रियली नीड। अब ये सिर्फ ऑडिट वाला काम नहीं रह गया है, ये सिर्फ टैक्स की प्रैक्टिस का काम नहीं रह गया, अब नेटवर्किंग एक बहुत ज्यादा एक इशू बन गया है, और इस वर्ल्ड में बगैर नेटवर्किंग के कुछ नहीं हो सकेगा, लेट मी टेल, बिकॉज थिंग्स आर ऑल टुगेदर चेंज। अब जब तक आपकी नेटवर्किंग नहीं होगी, जब तक आप एक दूसरे को कनेक्ट नहीं कर सकेंगे, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मल्टीपल डिक्शनरी में भी आप अगर नहीं जाएंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मुझे कई बार होता है कि जब मैं एक ओपिनियन देने लगता हूं तो मेरे को एकदम याद आता है इसकी जीएसटी का क्या इम्पैक्ट है, एकदम घबराहट होती है कि यार जीएसटी का इम्पैक्ट को भी पहले सोच लिया, फिर जीएसटी का इम्पैक्ट नहीं है, कई बार वो कंपनी का केस होता है तो कंपनी लॉ में क्या इसका, उसकी चीजें भी देखनी पड़ती है, फिर कभी कभी वो फैमा का इशू भी बीच में आ जाता है, ऐसे ऐसे इश्यूज आ रहे हैं। मैं आपको बिलीव कीजिए, एट टाइम्स इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर वन पर्सन टू गिव ओपिनियन ऑन वन पर्टिकुलर इशू, बिकॉज दैट इज इन्वॉल्व, नंबर ऑफ थिंग्स आर इन्वॉल्व इन दैट। कई बार मनी लॉन्ड्रिंग की बात आ जाती, बेनामी लॉ की बात आ जाती, अरे सर मैं जो ओपिनियन दे रहा हूँ सडनली मेरे ख्याल आया तो बेनामी लॉ लग जाएगा इसमें, अगर ये बात, एक चीजें हमें पहले ध्यान नहीं रहती और ये चीजें अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई हैं। क्योंकि मैं एक चीज आपको बता दूं, सबको वार्न कर रहा हूं, फ्राइटिंग नहीं कर रहा, कि अब जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो प्रोजेक्ट इनसाइट बना रहा है, और प्रोजेक्ट इनसाइट वो 360 डिग्री की बातें मत करना, फैमिली यूनिट में मीन्स आपके पेरेंट्स, आपकी वाइफ या आपके स्पाउस और आपके चिल्ड्रन कि एक ही साइट बनाकर पूरी इंफॉर्मेशन उनके पास हो। आप कहेंगे कैसे पता लगेगा? सन ऑफ से हो सकता है, डॉटर ऑफ से हो सकता है, आपके पैन नंबर से हो सकता है, कॉमन टेलीफोन नंबर से हो सकता है, आपके एड्रेस से हो सकता है, उन्होंने लिंक कर लिया है और फैमिली यूनिट का प्रोजेक्ट बना लिया, वन यूनिट। उसमें आपके ये देखेंगे कितनी इनकम सारी फैमिली की है, कितने एक्सपेंस किए हैं, कहाँ पर एक्सपेंस किए हैं। पहले हम कहते थे सर मैंने ड्राइंग नहीं करी, मेरे फादर ने ड्राइंग कर रखी है या मेरी वाइफ ने ड्राइंग कर रखी है, मेरे बच्चों का इतनी कमाई है, तो कहते सारा बराबर एक में। और इतना प्रोजेक्ट इनसाइट बना है, मैं आपको बताऊंगा, मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन आप कहोगे कि आपके बारे में आपसे ज्यादा उनको पता है, ये पहले बता। और यही करा उन्होंने कि आप कहाँ का डायरेक्टर हैं, वहां की भी डिटेल वही होगी, तो आप ब्रदर आपका बेटा आपका कहाँ डायरेक्टर है वो होगी, कहाँ का पार्टनर है, कितनी सैलरी ले रहे हैं, क्या क्या उसको रेवेन्यू, सारी चीजें उनके पास, टोटल इनकम का वेरवा भी है और उसका भी है। अभी कौन कौन आएगा उसमें? पेरेंट्स, हस्बैंड, मतलब हस्बैंड वाइफ, चिल्ड्रन, अभी ग्रैंड चिल्ड्रन नहीं आए, कोई पता नहीं। और उधर फिर कंपनियों का क्लस्टर बना दिया है, कंपनी में कहाँ शेयर होल्डिंग है, कहाँ सब्सिडरी है, कहाँ वो है, उनका क्या आपस में ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, वो क्लस्टर ऑफ कंपनीज, क्लस्टर्स ऑफ पार्टनरशिप, ऐसा यूनिट बना रहे हैं प्रोजेक्ट इनसाइट में कि आपको अभी तो 148 आई में कह दिया कि हम आपको बता देंगे व्हाट काइंड ऑफ इनकम इज जस्ट एस्केप असेसमेंट, दे विल टेल यू इन एडवांस। पहले कभी होता था, पहले तो रीजंस टू बिलीव दैट इनकम इज एस्केप्ड असेसमेंट, फिर आप रिटर्न भरते थे, देन दे यूज्ड टू गिव यू रीजन, फिर आप करते थे। अब कहते हैं छोड़ो ना, आपके बारे में हमें सब कुछ, ये लीजिए आपकी डिटेल, आपका लिंक किया हुआ है इंटरनेशनल ट्रेवल का भी पूरा उनके पास डिटेल है, आपका ऑटो फिल जो एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट है वो ऑटो फिल है 26 ईयर्स फॉर्म, लेकिन उसका पूरा, पहले तो क्या होता था, टीडीएस टीसीएस की इंफॉर्मेशन दे देते थे या पेमेंट ऑफ टैक्सेस की दे देते, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो 61A में जा रही है उसकी कंप्लीट डिटेल होगी। थोड़े दिन रुक लीजिए, पूरा कैपिटल गेन कैलकुलेट होके वहां पर आया होगा, थोड़े दिन देख लीजिए, आपका डोनेशन भी जो होना है उसकी भी वहां लिस्ट आएगी कि आपने या डोनेशन दिया जिसके 80 है, एक एक चीज आपकी। रिटर्न ऑटोफिल का मतलब रिटर्न में ऑटोफिल नहीं होगा, कभी ये सोचो रिटर्न में ऑटोफिल होगा, 26A में ऑटोफिल,
So 26AS is going to, the scope of 26 has been enlarged to a great extent. तभी तो 285BB सेक्शन डाला उन्होंने, हटा दिया 203AA, इसीलिए कि उसको एडवांस में ले गए. What I'm trying to explain, सर, अब आपको अपने क्लाइंट्स को बताना है, जैसे ही अभी आपको बताएंगे संजय जी कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या क्या मल्टीपल डिसिप्लिन का क्या है और क्या क्या अपॉर्चुनिटी आपकी हो सकती है. अब आपको अपने आप को अपना होराइजन वाइड करना पड़ेगा. यू विल हैव टू थिंक बिग. वो छोड़ दीजिए कि एक ही क्लाइंट के एक ही चीज है. अरे ऐसी ऐसी चीजें मुझे पता लगी, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है. आपको बताऊंगा कि क्या क्या कर रहे हैं. डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन क्या कर रहा है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट क्या कर रहा है. आपको क्या बताऊं मैं, कितने उनके कहां से इंफॉर्मेशन आ रही है. सर, फॉरेन से भी इंफॉर्मेशन सारी एक्सचेंज होती है. अगर आपने 114 रूल 114 पढ़ लेना, 114, 114 A, 114 B, 114 C, 114 D, E, F, G, H, I तक पढ़ लेना. सारी इंफॉर्मेशन वहां से आप देखते रहना. तो संजय जी, इनको ऐसी एडवाइस करिए जहाँ रिस्क कम हो और काम ज्यादा हो सके. रिस्क की वाली लाइफ अपने नहीं करनी. जिंदगी में हमने बहुत कुछ रिस्क ले लिया. अब लाइफ में रिस्क लेने का टाइम नहीं है सर. वी हैव रियली वर्कड वेरी हार्ड एंड वी आर नॉट मेंट फॉर ऑल दीस थिंग्स. अब कोई हैंकी पैंकी नहीं, क्लाइंट को कह दीजिए कि अपने आप को इम्प्रूव कर लीजिए. और संजय जी कि मैं एक चीज ज्यादा जानता हूँ, मैं तो फुल सपोर्ट कर रहा हूँ और मैं आपको भी कहूंगा 100% सपोर्ट हमारी संजय जी के साथ है. और मैंने इनको बड़ा क्लियर कहा है कि जब मेरी जरूरत हो मैं आपके साथ हूँ. ये कोई कहने की जरूरत नहीं है. और क्योंकि आज लास्ट अपील कर रहे हैं इनके सामने अपील कर रहा हूँ, लेकिन मुझे इनके सामने अपील करने की जरूरत नहीं है. वो तो मैं पीछे भी करनी है, लेकिन आज तो थोड़ा बहुत तो सामने करनी पड़ेगी संजय की अपील कि भैया संजय जी, आपका हमारा साथ, हम और आप सब साथ. हमारा क्या है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास चाहिए. आप ये प्रयास और नया शब्द डाला है मोदी जी ने. यही प्रयास को हमने किया. ये सबका प्रयास चलेगा. ये पूरी टीम जो बैठी है मेरे सामने सुन रहे हैं, इन सबका प्रयास होगा तो हम जरूर सक्सेसफुल होंगे. थैंक यू वेरी मच. मैं जरा थोड़ा बिजी था, लेकिन अविनाश ने आकर मुझे पकड़ ही लिया कि आपको चलना है. हालांकि मैं फोन पे करता, लेकिन अविनाश जी चेयरमैन है, चेयरमैन की बात तो माननी पड़ती है सर. प्रोटोकॉल है, जब बेटा जो बड़ा हो जाए तो उसको भी कहते हैं हाँ जी जी लगाते हैं. हमारा काम है ना सर, परसू परसा परसराम, और एक नाम और आ गया परसराम जी. अब तो जी से बुलाया जाता है. वो वक्त बदल गया है. अगर आप अपने बच्चों को भी जी कह के नहीं बुलाएंगे तो बच्चे भी आपसे नाराज रहेंगे. तो इसलिए कह रहा हूँ वक्त के हिसाब से चलना चाहिए. और एक और चीज बता दूं, खुशी होती है जब बच्चा ऊपर जाता है. हर पेरेंट को, हर गुरु को, पहले पेरेंट को जितनी खुशी होती है तो किसी को हो ही नहीं सकती. जब पेरेंट नंबर 1 आते हैं, उसके बाद गुरु आता है, उसको बड़ा खुशी होती है बताते हुए कि मेरा स्टूडेंट यहाँ चला गया, मेरा स्टूडेंट चेयरमैन बन गया, मेरा स्टूडेंट करता है आजकल किसका, हमारी एसोसिएशन का करता बैठा है हमारा. ये चीजें बहुत अच्छी लगती सर. इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, हमें टीम वर्क करके काम, और टीम ही ऊपर जाती है. अगर जहां मेरे डिफरेंस आए वहां काम खत्म हो. इसलिए सबसे रिक्वेस्ट है, एक टीम वर्क में हमें जो काम दिया है और संजय जी को जिताना है. और ये गारंटी मेरी है कि संजय जी जीत के कभी किसी को भूलते नहीं. वो तो पहले 9 साल का भी रिकॉर्ड है उनके पास, उससे पहले चेयरमैन थे तब भी रिकॉर्ड मेरे पास तो पुराना है, क्योंकि इसकी एडमिशन भी मैंने ही कराई थी, मुझे याद है. तो इसलिए मेरा संबंध कॉलेज के जमाने से है, सीए के जमाने से नहीं इनके साथ. जब कॉलेज में फर्स्ट टाइम कॉलेज गए थे, भगत सिंह कॉलेज, तो मैंने मेरे साथ भी हुई थी. तो मेरी मुलाकात तब की है जब इन्होंने बीकॉम करी थी. तो मेरे को इसलिए आपसे कहना है कि देखिए, वक्त जो बंदे के साथ आपकी इतनी देर एसोसिएशन रहती है तो आदमी अच्छा होगा तभी रह सकती है. अगर वो अच्छा नहीं होगा तो आप छोड़कर निकल जाए. पिछली बार संजय जी नहीं थे, इसीलिए मुझे लिबर्टी दे दी थी संजय जी ने, लेकिन अब तो संजय जी लड़ रहे हैं तो मैं तो इनके साथ हूँ और जरूर रहूंगा. थैंक यू वेरी मच सर. टेक केयर. और थैंक यू सर. आपने कहा मेरे पास टाइम नहीं है, आपको तो हम जब मर्जी पकड़ लेंगे. टाइम संजय जी के पास नहीं है बोलने का. तो चेयरमैन साहब भी साथ में बैठे हैं, जरा इनको कहो कि अपना लैपटॉप लेके दूसरे कमरे में जाएं, तभी इनसे कुछ बुलवाएंगे.
आपका अदरवाइज टाइम खराब करेंगे। जा रहा हूँ सर, जा रहा हूँ। हाँ, दूसरे कमरे में जाओ पहले। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं, हमारे अविनाश गुप्ता जी भी हमारे साथ हैं, तो वो 2 शब्द कहें ताकि फिर उसके बाद हम जो हमारे आज के फाउंडर और स्पीकर हैं संजय अग्रवाल जी, वो अपनी डेलिब्रेशन स्टार्ट कर सकें ऑन द अनचार्टर्ड अपॉर्चुनिटीज फॉर द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। अविनाश जी। थैंक यू जिंदल साहब। बस मैं सर ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि ऑलरेडी हम 20-22 मिनट हो गए हैं। बस मैं इतना कहूंगा संजय जी कि आज जो आप बताने जा रहे हैं ये ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं जिसको जनरली हम लोग या तो निगलेक्ट कर देते हैं या हमें पता ही नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि हम नेटवर्किंग करें, एक दूसरे को साथ दें, और अगर हमारे पास स्किल सेट नहीं है तो उस स्किल सेट को डेवलप करें। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। द मोमेंट वी हैव स्किल सेट विद अस, क्लाइंट विल ऑटोमेटिकली कम टू अस। तो ये इन चीजों को ध्यान रखते हुए जो है संजय जी के लिए मेरी जो बताएंगे बस हम उनको इम्प्लीमेंट करें और संजय जी को हम सपोर्ट करें, वोट करें और इनको जिता के लाएं ताकि इनको आगे फिर हम वीपी और प्रेसिडेंट बना के इनको उस इंस्टीट्यूट के लिए कुछ काम करेंगे और हमारे लिए बहुत है। तो हमारा पूरा साथ है संजय जी, टीम की तरह हम आपके साथ लगे हुए हैं और आगे भी लगे रहेंगे। आज कोई पहले दिन नहीं है, पहले से हम आपके साथ लगे हुए और लगे रहेंगे। बाकी काम आपने जो है प्रोफेशन के लिए जितना पहले किया है, मुझे यकीन है कि उससे ज्यादा आप अगली बार करोगे जब आप काउंसिल में आओगे। वीपी भी बनाना है और फिर प्रेसिडेंट भी बनाना है सर। थैंक यू। ओवर टू जिंदल साहब। थैंक यू अविनाश जी। और भी हमारे साथ विजय गुप्ता जी पैनल में आना है जिनको, उनको हैंड रेज करा लें जी। पैनल में जो आना है पैनल में अगर किसी अटेंडीज ने पैनल में आना चाहते हैं तो हम उनको प्रमोट कर देंगे पैनलिस्ट में, तो आप काइंडली हैंड रेज कर दें। और दूसरा, मैं अगर कोई और कुछ ऐड करना चाहते हैं विजय गुप्ता जी तो सर आपका स्वागत है, अदरवाइज हम संजय जी को कहेंगे कि वो आज स्टार्ट करें। अमित गुप्ता का हैंड रेज है, अमित गुप्ता जी का हैंड रेज है, उनको आप उनको प्रमोट कर दो सर। एक मिनट संजय जी, फिर आप स्टार्ट कीजिए सर। आपका आई रिक्वेस्ट संजय जी का, जैसे पहले गुरु जी ने भी बोल दिया तो संजय जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एक छोटा सा पॉइंट रह गया है। हमारी टैक्स ऑडिट की एक बुक जो है वो गुरुजी ने रिलीज करनी थी, वो जल्दी में आप रह गए। कंट्रोल रूम अनिल जी से रिलीज करा लो, टाइम भी गुरुजी को आप जो है वो कर दो। तो गुरुजी से ही करवाते हैं। अविनाश जी जरा जाओ, गुरुजी से ही करा देते हैं सर। एक मिनट थोड़ी देर में करा देते हैं सर। एक कमरे से दूसरे कमरे में तो जाना है। कंट्रोल रूम काइंडली ब्रिंग दी बुक टैक्स ऑडिट पे संजय जी ने वॉइस ऑफ सीए के बिहाफ पे बड़ी अच्छी बुक लिखी है टैक्स ऑडिट पे, तो गुरुजी उसको अनवील करेंगे, आज रिलीज करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा गुरुजी से कि वो संजय जी की बुक को रिलीज करें। अविनाश जी पहुंच गए हैं गुरुजी के पास। एक मिनट कंट्रोल रूम एक बार दोबारा करना, अभी हटा दो गुरुजी को। आगे जी, मैं आ गया सर। सॉरी, एक बुक रह गई थी, संजय जी ने टैक्स ऑडिट पे लिखी है बुक। वेरी गुड। हाँ जी, ये तो हमसे भी सीक्रेट रखा गया यार, ये कोई बात है? तो हमसे भी सीक्रेट रख दिया कि किताब लिखी और हमें बताया तक नहीं आपने। इसका सप्लीमेंट जो है टीम निकालेगी, इसका सप्लीमेंट टीम निकालेगी और नई स्कीमा आने के ऊपर। वेरी गुड सर, वेरी गुड। एंड दिस इज अपडेटेड। कांग्रेचुलेशंस और कीप डूइंग। अच्छा लगता है कोई चीज अच्छी ज्यादा हो तो लोगों के फायदेमंद होगी और हर चीज काम आती है। अभी ये ई बुक दे रहे हैं सर, बाद में प्रिंट देखेंगे अगर मौका लगा तो। वेरी गुड। ई बुक भी आजकल बहुत चलती है सर, कट पेस्ट करने में बड़ा फायदा रहता है। मैं भी कर लूंगा वहां से कट पेस्ट किताब डाल। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। कट पेस्ट करने में बहुत। और एक और अविनाश जी ने भी निकाली है, मुझे याद है। हाँ जी, 15 CACP पे सर। वेरी गुड सर, कीप इट अप। और ये तो बहुत काम आएगी। 44 AB सारा कंप्लीट 3 CD वगैरह सबकी डिटेलें भरी हुई है। हाँ जी, दोनों तरफ ही आधा इनकम टैक्स आ जाता है अगर आप 3 CD जानते हो तो। हाफ इनकम टैक्स एक चीज में कवर हो जाती है, लेकिन वो वाली इनकम टैक्स नहीं, नॉट एप्लीकेबल। अदरवाइज वो एप्लीकेबल कर दो तो आधा इनकम टैक्स से ऊपर है, उसके ऊपर ये
तो सर जो अविनाश ने बुक निकाली है उधर संजय जी का बेटा छाया हुआ है, इधर संजय जी छाए हुए हैं, दोनों तरफ अरे इनका संजय नाम जी का है। बेटा छाएगा ही छाएगा, अल्टीमेटली अविनाश ने उसके साथ ही रहना है, इकट्ठे ही काम करेंगे, देखते रहो। वो भी वहां जा गया है, आज जा रहा है ना, और ये भी वहीं से हाँ जी, आया है। आज देखो जा रहा है अब सर। देखो काम बढ़िया हो जाएगा। चलिए, ऑल द बेस्ट सर, टेक थैंक यू, केयर। थैंक यू सर, सॉरी आपको दोबारा बुलाया, कंट्रोल रूम हटा दें। थैंक यू सर। संजय जी काइंडली अब अपॉर्चुनिटी भी बता दीजिए कैसे नोट कमाने हैं हमने। हाँ जी, जस्ट टू टेक फ्यू मिनट्स, हम लोगों ने लास्ट टाइम व्हेन वी started discussing on this, lot of panel people have said to us that they are going to discuss their experiences, and let me tell you, this is not only for practicing, but this is for those who are entrepreneurs as chartered accountant, or those who may be in service also. Few of the things which are there in the presentation may not be that, because we have promised that we will not give you anything which is the conventional. These are all non-conventional, and in any case, what I would like to discuss here, that I will tell something about these opportunities, then slowly and steadily, when the questions will come, I will try to tell you how and which are the potential client, and which are the you can say the methodology. और अल्टीमेटली हमने इसका एक एम बनाया था कि इन अपॉर्चुनिटीज को एक बार इकट्ठा करके एक हम जो है एक मेंटरशिप वाला प्रोग्राम इसमें करेंगे। जो लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे उनको हम जो है मेंटर्स बनाएंगे, और अपने जूनियर्स के साथ हैंड होल्डिंग करके इन अपॉर्चुनिटीज को, उनकी स्किल सेट, अपना एक्सपीरियंस और करके एक वाइट पेपर भी हम इसका वॉइस ऑफ सीए जो है वो रिलीज करेगी। क्योंकि सब लोग जैसे बता चुके हैं कि अकॉर्डिंग टू मी एट 12 o'clock midnight today the code of conduct is going to be put into you can say in effect. बट मैं अनिल जी एक छोटा सा आपको क्लैरिफिकेशन करना चाह रहा हूं, शायद आपने गलती से ये बोल दिया कि वॉइस ऑफ सीए अवेलेबल नहीं होगी। वॉइस ऑफ सीए वैसे ही चलती रहेगी जैसे अभी चल रही है, और उसको आप लोग सब चलाएंगे। मैंने ये बोला कि संजय जी वॉइस ऑफ सीए के प्लेटफॉर्म पे इंटरेक्ट नहीं अवेलेबल होंगे, बट टीम आपकी पूरी काम करेगी। और ये जो बुक हमने रिलीज करी है, ये ई बुक, इसका सप्लीमेंट जिस दिन नई यूटिलिटी आएगी उस दिन ये टीम इसका सप्लीमेंट भी रिलीज करेगी। तो ये छोटा सा मेरा एक वो है। नाउ लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, लास्ट टाइम जो हमारे लोगों ने कुछ चीजें बताई, उसमें एक सक्सेशन के ऊपर हमारे नवीन सोनी जी ने बताई। उसके बाद हमारे एक पुनीत गोयल जी है, उन्होंने बताया कि कैसे जो है बिजनेस में जो है कैसे जो है वो सेटअप किया जा सकता है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमारे कुछ लोगों ने बोला। उसके बाद हमारी जो है डिसिप्लिनरी वगैरह के ऊपर भी एक ये अपॉर्चुनिटी ऐसी है जो नॉर्मली नहीं कर रहे हैं, वो जगजीत सिंह जैक जी ने थोड़ी बात बताई। इसी तरीके से और 4-5 चीजें हमारे सब मित्रों ने ये बात बताई। इन सबका मैंने इनको जो इनका डिस्कशन था सबको भेजा, और मैंने ये कहा कि आपको अपनी करेक्शन करनी है, बिकॉज जो हमारा जो अपना वाइट पेपर जिसे हम कहेंगे जब हम रिलीज करेंगे तो हम उसके अंदर इन सब पॉइंटों को डालेंगे। आज अश्विनी जी मैं टोटल की टोटल 17 अपॉर्चुनिटीज नई की बात कर रहा हूं। इसमें कुछ 1-2 ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं जो हो सकता है कि हमें मालूम हो। ऐसा मेरा मानना है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हमारी इसमें नहीं है। एक हमारा वर्चुअल सीएफओ के लिए भी अनिल जी ने बताया था, उसको भी मैं आज डिटेल में थोड़ा लेना चाहूंगा। तो सर पहली अपनी है कंप्लायंस हेल्थ चेकअप ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज। नाउ व्हाट इज दिस? नाउ लेट मी टेल यू, नॉर्मली व्हाट वी डू नॉट चेक is whether my organization for which I am engaged is going to survive for a long time, and it is not affected by unforeseen liabilities. जैसे कि आज मैं अभी सवेरे बत्रा जी के पास जब उनका मैसेज लेने गया
तो वहां पे बत्रा जी एक मैटर डिस्कस कर रहे थे, उसमें उन्होंने बताया कि एक स्टार्टअप जो है उसने अपने कंप्लायंसेस को प्रॉपरली टाइम से नहीं देखा, और आज वो स्टार्टअप जब वो बिक रहा है तो उसका सबसे बड़ा हर्डल ये आ रहा है कि उसकी लायबिलिटी जो है वो डिटरमाइंड नहीं है और वो अनडिटरमाइंड है, उसके पीछे उसकी वैल्यूएशन इफेक्ट हो रही है। तो कंप्लायंस जो है उसके लिए हमें जो है ये चेकअप करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम जो है इसको जो है अपना जो है पॉइंट देखें। अब कंप्लायंसेस के अंदर नॉर्मली हम जो कंप्लायंसेस अपनी देखते हैं वो तो हम अपनी कंप्लायंसेस जो है जैसे कि आपकी इनकम टैक्स की और किसी और चीज की कंप्लायंसेस हैं, उसको तो मैं नहीं कहता हूं क्योंकि वो सब लोग चेक कर लेते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी कंप्लायंसेस हैं जैसे कि आपने जो है एनवायरनमेंट क्लियरेंस ली नहीं ली। मेरा एक क्लाइंट था, उसने जो है एक काफी बड़ी फैक्ट्री सेटअप कर ली और वो कत्था बनाने के लिए चले गए, और कत्था बनाने के लिए जब उन्होंने करा तो उस टाइम उन्होंने ये चेकअप नहीं किया उस इंडस्ट्री को सेटअप करने से पहले कि वो कत्थे के लिए जो लकड़ी आएगी उसकी कटिंग कैसे होगी, उसको कट कहाँ करेंगे, उसको प्रोक्योर कहाँ से करेंगे। उन्होंने अपने सप्लायरों से बात करी और उसको करके फैक्ट्री को सेटअप कर दिया। बाद में सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच जो है जो एनवायरनमेंट के लिए थे, उन्होंने ये कहा कि आप किसी भी तरीके का कोई आरा यूज नहीं कर सकते हैं उस इंडस्ट्री में, और बगैर कटिंग के वो माल जो है आप नहीं यूज कर सकते। और उस टाइम ये रेगुलेटरी एक वो था कि आप जो है कटा हुआ माल भी नहीं ला सकते, इंपोर्ट नहीं कर सकते, दिल्ली में नहीं ला सकते। एंड एज सच अल्टीमेटली वो जो प्रोजेक्ट था उसको चेंज करना पड़ गया और हमको पेस्ट लाना पड़ा और हमको एक नॉर्थ ईस्ट में जाके क्लाइंट को सेटअप करना पड़ा। उसके लिए बहुत कॉस्टिंग हो गई और बाद में वो अनवाइबल भी बन गया। नाउ इसके अंदर दूसरा जो है डे टू डे एक्टिविटीज के अंदर हम लोग ध्यान नहीं रखते हैं कि क्या डिले है, तो हमारे लिए ये एक अपॉर्चुनिटी ऐसी है जिसके अंदर आप अपने प्रोफेशनलिज्म को यूज करके अपने क्लाइंट को ये बता सकते हैं कि आप जो है आपके एंटरप्राइजेस इसके अंदर कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो गलत हैं। जैसे कि एक डॉक्टर अपने किसी भी पेशेंट को बताता है सिम्टम के बेसिस पे कि आप जो है ये वाले ब्लड टेस्ट करा लें या ये आप चीजें चेक कर लें, इसलिए इसके अंदर भी हम लोग ऐसे ही जो है टेस्ट लगा के और उनको हम जो है कोशिश करते हैं कि हम क्लाइंट को एक रिपोर्ट बना के दें। ये और जो हेल्थ चेकअप है ये कोई इजीली आपको इतनी आसानी से नहीं देगा। ये हो सकता है कि आपको पहले आपको कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे कि क्रूड लैंग्वेज में ये बोलते हैं कि जो लोग अफीम सप्लाई करते हैं वो पहले फ्री पिलाते हैं और बाद में वो अफीम जो है वो कॉस्ट चार्ज करते हैं और उसकी बढ़ा देते हैं। तो मैं भी यही चाहूंगा कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी हैंड ऑन, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आएगा कि भाई हम एक्सपीरियंस कहाँ से लेंगे, तो सर एक्सपीरियंस हमें अपने आप से लेना है। मैं आपको पॉइंट आउट बता सकता हूँ, जब आप ऑर्गेनाइजेशन में जाएं तो आप ये जरूर देखें कि उनकी जो है कहाँ ऐसी कंप्लायंसेस हैं, कौन कौन से ऐसे रूल्स हैं, कौन कौन से ऐसे लॉ हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उनको लगती है। ये तो आपकी जनरल चीजों के लिए साथ में ये बताऊंगा। फिर उसके बाद उसकी ये चेक करनी है कि क्या जो है वो रूल्स प्रॉपर फॉलो हो रहे हैं, और अगर नहीं हो रहे हैं तो उनको कैसे कराया जाए। जैसे कि हमारे एक यहाँ एक बॉयलर जो है वो जो है क्लाइंट जो है वो अपना जो है लगा रहा था। तो जब मैंने उसकी फैक्ट्री विजिट करी तो मैंने क्या देखा कि वो जो है बॉयलर जो है वो दो चीजों से चलता था उसका। एक उसका बॉयलर चलता था लकड़ी से और दूसरा बॉयलर जो है वही उसको थोड़ा सा एक उसमें एक एडिशनल पार्ट लगा के वो बॉयलर को जो है वो कोयले से भी चलाता था। तो क्या हुआ, जब हमने उसकी कंजम्पशन वगैरह जब हम देख रहे थे तो लकड़ी की कंजम्पशन से कॉस्ट बढ़ रही थी और उसके बाद जो उसकी कोयले से थी वो कॉस्ट थोड़ी कम थी, लेकिन कोयला जो है वो कई बार सप्लाई में नहीं आता, कुछ नहीं आता, तो फैक्ट्री चलाने के लिए वो यूज कर रहे थे। पर देखते देखते मैंने ये देखा कि जो है फैक्ट्री जो बॉयलर एक्ट था उस बॉयलर एक्ट में उसमें ये कहा था कि आप इस तरीके का कोई भी चीज नहीं यूज कर सकते जो कि ड्यूल टाइप हो, और बॉयलर जो है आपका एनवायरनमेंट से पहले आपको वो कराना पड़ेगा अप्रूव।
तो जब हमने उनको बोला, फिर उन्होंने अप्रूवल के लिए जब करा तो वो हैरान हो गए और उन्होंने उसको एक अवार्ड भी दिया स्टेट से कि जो है आपने ये नई टेक्नोलॉजी लाई। वो खुद एक इंजीनियर थे और उन्होंने वो दोनों चीजें वहां से अप्रूव कराई। तो इसके अंदर ये मैं आपको बताऊं कि पोटेंशियल क्लाइंट्स बिजनेस वाले हो सकते हैं, प्रोफेशनल इंडिविजुअल्स भी हमारे हो सकते हैं जिनको आप जो है ये सलाह दे सकते हैं, और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बहुत सारे मैंने देखा है कि वो बहुत लापरवाह रहते हैं, वो कई चीजों को नहीं कंप्लाई करते हैं, उनको बहुत सारी कंप्लाई करनी पड़ती है। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, हम एक केस में जो है वो उनको एक शो कॉज नोटिस आया। शो कॉज नोटिस जब आया तो उसमें हमने ये देखा कि उन्होंने ये कहा कि तुमने जो है डीडीए के बायलॉज जो है वायलेट किए। अब डीडीए के बायलॉज क्या वायलेट किए? डीडीए के बायलॉज ये कहते हैं कि 25% आपको ईडब्ल्यूएस के बच्चे रखने हैं, और वो कोई भी बच्चा नहीं था। एज सच उनका कैंसिलेशन तक भी जो है वो एक प्रोसेस चला। तो व्हाट आई वांटेड टू से कि ये जो भी कंप्लायंस चेकअप है ये बहुत माइन्यूट है। हम खाली इनकम टैक्स जीएसटी को देख लेते हैं, उससे काम नहीं चलेगा। बियॉन्ड देयर इज अ लॉट ऑफ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर दिस। सो ये मेरा पहला जो है आप लोगों के लिए, ये जिसको कहते हैं कि इसको हम ध्यान नहीं देते हैं, करते तो हैं लेकिन हम इसको ध्यान नहीं देते हैं। इसके बाद सर मैं दूसरा लेना चाहूंगा जो एक आज की डेट में बहुत कॉमन हो गया और पेंडेमिक की वजह से अपने को वो बहुत जरूरी हो गया, वो है हमारा ऑफलाइन टू ऑनलाइन। आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों को पेंडेमिक की वजह से वर्क फ्रॉम होम करना पड़ गया। ये चीज मेरे साथ भी सेफ आई क्योंकि मैं लिटिगेशन करता था। मेरे पेजेस जो है जो मैं सबमिशन देता था वो हंड्रेड्स और थाउजेंड्स के अंदर होते, क्योंकि फाइलें नहीं मिली, हमको कंप्लायंस कहीं कहीं जरूरी करनी पड़ गई, तो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज आ गया। तो हमने जो है सबसे पहले ये देखा कि कैसे ऑफलाइन से ऑनलाइन किया जा सकता है। नाउ ऑफलाइन से ऑनलाइन करने के लिए आपको एंटरप्राइज की स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मान लीजिए हम किसी ऐसी एंटरप्राइज की ये करना चाहते हैं ऑनलाइन और वो छोटी सी 15 लोगों की है सिर्फ, तो उसके लिए हमारा मॉडल अलग होगा। और अगर वो एंटरप्राइजेस 100 लोगों की है तो उसके लिए हमारा मॉडल अलग होगा। अगर वो एंटरप्राइजेस 1000 लोगों की है तो उसके लिए हमारे अलग पैरामीटर होंगे, क्योंकि हमको काम छोटे से शुरू करना चाहिए। तो हम छोटे के लिए मैं आपको बताता हूं, जैसे कि जब हम काम कर रहे थे तो हमको ये लगा कि हमें बहुत सारी चीजें क्लाउड पे रखनी चाहिए। अब जब क्लाउड पे रखनी है तो हमारे लिए ये चैनल आया कि हम उसको क्लाउड पे कैसे करें। तो क्लाउड पे जब हम करने लगे तो हमको वहां दूसरा चैलेंज ये आया कि हम इसको फाइल को सर्च कैसे करेंगे। तो इसके लिए एक डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के सॉफ्टवेयर छोटे मोटे आते हैं जिनकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा नहीं होती है, और 15-20 हजार से लेके लाख 2 लाख तक के वो सॉफ्टवेयर अवेलेबल है मार्केट में, रेडीमेड भी हैं, कुछ आप उनको अपने हिसाब से कर सकते हैं। हमने इसके लिए जो अपने यहाँ करा, हमने माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ली। इसके अंदर हमें क्या हुआ कि हमको 6 जो है टीबी डेटा भी मिला क्लाउड पे, तो हमने वहां पे अपने रखे और उसके बाद हमने एक प्रोसीजर बनाया। प्रोसीजर बनाने के बाद अपनी फाइलों को स्कैन किया। यहाँ जब हमने स्कैन किया तो हमने उसको इस बेसिस पे किया वो सर्चेबल है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे यहाँ अप्रोक्सीमेटली 3.5 लाख डेटा स्कैन हुआ है इस पेंडेमिक में। पिछले मेरे जो है 35 साल से मैं प्रैक्टिस में हूं और मैंने तकरीबन 28-29 साल का रिकॉर्ड 2-3 जगह रखा हुआ था। मैंने सारी ओरिजिनल फाइलें अपने क्लाइंटों को वापस कर दी और उनको कहा अपनी फाइलें ले जाओ, क्योंकि मैंने स्कैन कर ली और मेरे पास अब वो डेटा है। मेरे एक क्लाइंट का फोन आया, उसने मुझे ये कहा कि मैंने कभी किसी प्रोसीडिंग के अंदर क्रॉस एग्जामिनेशन मांगा है क्या। अब उसके मेरे पास तकरीबन 27 एसएससी और 8-8, 9-9, 10-10 साल का उसका रिकॉर्ड था। तकरीबन मेरे जो है 300 जो है केसेस जो है जो उसके थे। तो हमने जो है अपनी सर्च इंजन में, क्योंकि ये जो स्कैन थी ये जो मेरी थी वो सर्चेबल थी, जब मैंने उसके अंदर डाला तो उसने मुझे बताया संजय जी आपने पूरे अपने क्लाइंटों में 80 जगह क्रॉस एग्जामिनेशन मांगा है, उसमें से ढूंढ के कौन से कागज में था, मैंने उसको जो है 1 घंटे के अंदर वो पूरी डिटेल दे दी।
क्लाउड का बेनिफिट ये हुआ कि हम उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, कहीं से भी उसको दे सकते हैं। आपके ये सारे हो गए। अब जब हम आगे चल रहे थे तो हमको ये एक और डिफिकल्टी आई कि जैसे इसकी ऑफलाइन में मेरे को ये नहीं पता लग रहा है कि मेरे को किस क्लाइंट से क्या बेनिफिट हो रहा है, कितना मेरे को उसको बिलिंग करनी है। तब हम सोल्यूशन ढूंढने जब निकले तो हमें मार्केट के अंदर काफी महंगे महंगे सोल्यूशन जो थे, कोई कहता है जी 15 लाख लगेंगे, कोई कहता है 25 लाख लगेंगे। फिर मुझे एक सोल्यूशन मिला, मैं आपको नाम भी बता दूंगा सॉफ्टवेयर का नाम है टीम लॉगर्स। ये 60 या 90 रुपीज पर मंथ पर पर्सन के हिसाब से ये आपको सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर क्या बताता है सर? ये सॉफ्टवेयर ये कहता है कि आप अपने एम्प्लॉय को एक लॉगिन आईडी दे दें, वो एंटर जब करेगा तो वो काम करते टाइम ये बताएगा कि किस क्लाइंट का काम कर रहा है, वो क्लाइंट के नाम पे उतने आवर्स चढ़ जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने अभी बैठा हूं, मैं कंप्यूटर पे कुछ नहीं कर रहा हूं, मैंने टच नहीं किया, तो वो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली 3 मिनट के बाद आइडियल टाइम डाल देगा कि आपने इस क्लाइंट के अंदर एंटर करा, लेकिन आपने 7 मिनट काम किया और 24 मिनट आइडियल रहे। चलिए ये तो कोई भी बात नहीं है। अब टेक्नोलॉजी की देखिए बात आपको बताता हूँ, वो आपके स्क्रीनशॉट कैप्चर करके हर 3 मिनट बाद ये एक रिपोर्ट देता है जिसके अंदर वो सारी चीजें। इसके बाद वो ये बताता है कि आपके एम्प्लॉय कौन कौन सी वेबसाइट पे गए, उन्होंने कौन कौन सी चीजों को देखा। तो ये मैंने आपको बताया, ये एक बहुत बड़ी चीज है जिसमें आप एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन 5 लोगों से, 10 लोगों से, 100 लोगों वाली, 1000 लोगों वालों के लिए सोल्यूशन वेरियस प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड टाइम इज देयर टुडे वेयर यू कैन चार्ज अ गुड अमाउंट फॉर मेकिंग देयर ऑफिस फ्रॉम ऑफलाइन टू ऑनलाइन। इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, आपकी टाइम शेड्यूलिंग बन जाती है, वो और सॉफ्टवेयर है, आप उनके टारगेट्स रख सकते हैं, आप उनको बिलिंग के टाइम पे जो है ये बता सकते हैं। जैसे बिग 4 के अंदर बड़ी कंपनियों में ये होता है कि आपने इस क्लाइंट पे कितना काम किया, ये आपको पूरी डिटेल देगा, आपको उसके अंदर सब अपने क्लाइंट्स को हैंडल करने के लिए। अब इसके अंदर नाउ हाउ आई कैन हेल्प द मेंबर, हाउ द मेंटर्स कैन हेल्प द मेंबर, बिकॉज we have tested some of them, so we can tell the member कि आप अपने क्लाइंट का पहले बजट पूछिए कि वो टेक्नोलॉजी जो ऑफलाइन से ऑनलाइन में है उसका इनिशियल फर्स्ट फेज का कितना बजट है, सेकंड फेज का कितना बजट है। क्योंकि जब हम उसको एक बार ये बताएंगे कि आप इसमें जो है कॉस्ट इफेक्टिवनेस या आपको कोई फायदा हो जाएगा या आप उसके गेन कर लेंगे, आपके बिजनेस के अंदर प्रॉफिट इससे बढ़ सकता है, आपकी कंट्रोलिंग ज्यादा हो सकती है, तो वो आपको जो है आगे का भी प्रोजेक्ट देगा। और ये जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूँ ये स्केलेबिलिटी के हिसाब से आगे स्केल अप हो सकती हैं। आप छोटा लीजिए, बाद में बड़ा लीजिए, उससे बड़ा लीजिए, फिर फुली आप जो है सैप वगैरह अगर लगाना चाहते हैं तो वो आप लगा सकते हैं। इसमें आपको अपने कोई भी सर्वर रखने की आवश्यकता नहीं है। सर्वर की अपनी मेंटेनेंस कॉस्ट होती है, सर्वर को एनर्जाइज करना पड़ता है, ये सब पब्लिक में है और बहुत सिक्योर्ड है। आपको पासवर्ड है, 2 पासवर्ड रख सकते हैं, आप लिमिटेड एक्सेस दे सकते हैं, आप उसको कॉपी करके दे सकते हैं, आप ये बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। ये एक जो है हमारा है। एक और पॉइंट मैं आपको बताऊंगा जो हमारा एक बिल्कुल इग्नोर्ड एरिया है, वो एरिया है रिटायरमेंट। मैं ये चीज तय नहीं करता हूं कि मेरी रिटायरमेंट कैसे होगी, मैं कब रिटायर होऊंगा, मैं अपनी रिटायरमेंट में रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करूंगा। और हम लोग क्या करते हैं, जब 50, 52, 55 साल के होते हैं तब अपनी प्लानिंग करना शुरू करते हैं। मैं आपको बताऊं, रिटायरमेंट की प्लानिंग 28 या 30 साल से शुरू कर देनी चाहिए। हम अपने क्लाइंटों को ये बता सकते हैं कि आपको जब आप रिटायर होना चाहेंगे, जैसे अनिल जी कह रहे हैं मैं रिटायर होना चाह रहा हूँ, अनिल जी आप रिटायर नहीं हो सकते अभी, क्योंकि आपने रिटायरमेंट प्लानिंग पहले बताओ अपनी कैसे करी, तब हम आपको आगे इन्वॉल्व करेंगे। तो रिटायरमेंट प्लानिंग में हमारे 3-4 चीजें जिसको हमने देखा कि हम लोग अपने लेवल पे देखें वो क्या है। एक तो क्या आपकी मेडिकल रिक्वायरमेंट कैसी होगी, क्योंकि जैसे मैंने 45 साल के बाद अपनी हेल्थ पॉलिसी लेनी शुरू करी, जब मैंने अपनी हेल्थ पॉलिसी लेनी शुरू करी तो उन्होंने बहुत सारे टेस्ट किए। मैं क्योंकि डायबिटिक था तो उन्होंने मेरे को ये कहा कि तुमको कवर नहीं करेंगे, लोडिंग लगा दी, 3 साल का वो लगा दिया।
कि भैया आपको हम 3 साल तक कवर नहीं करेंगे, ये कवर नहीं है, वो कवर नहीं है, और प्रीमियम भी बहुत हाई रहा। लेकिन हम जो है इसको प्लान कर सकते हैं, आप इनिशियल स्टेजेस पे ले सकते हैं, एक प्लान आप पूरा लेके और उसको आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या रहेगा, जैसे आज की डेट में जब हम आज से 10 साल पहले एफडी के रेट लेते थे, एफडी के रेट 9-10% इजीली आ रहे थे, अब आज की डेट में 5% आ रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमारा टोटल पोर्टफोलियो में कितना मिक्स होना चाहिए, किस चीज का कितना मिक्स है, ये सब एक प्लानिंग का पार्ट है। कि एफडी 25% है, 25% शेयर्स म्यूचुअल फंड है, 50% प्रॉपर्टी है, या 20% आपके और गोल्ड है, या आपके और चीजें, इसका एक प्रॉपर मिक्स बना के रिस्क एपिटाइट के बेसिस पे हम अपने क्लाइंट को ऑफर कर सकते हैं। हम अपने क्लाइंट्स के लिए ये भी बता सकते हैं कि आपकी एप्रोप्रिएट पॉलिसी कितनी होनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ हिज मेडिकल हिस्ट्री। हम ये सब जो है प्लानिंग सब उसको बता सकते हैं। इसमें हमारे जो पोटेंशियल क्लाइंट्स हैं वो जो है हमारे इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, और हमारे जो है वो इसके अंदर जो एजेस फैक्टर हैं वो आपको 30 साल से 45 वाले, 45 से 55 वाले, और हमारे इसके अंदर एक जो है जो लोग छोटे टाउन से बड़े टाउन में अगर माइग्रेट करना चाह रहे हैं वो भी हमारे एक पोटेंशियल क्लाइंट्स इसमें हो सकते हैं। और हमारी जो यंग जनरेशन है जो कभी भी नहीं सोचेगी इस बात को, उसको अगर हम समझाएं तो वो अच्छी आपको इसके अंदर अपॉर्चुनिटी दे सकता है। तो ये सर हमारी हो गई आपकी 3 अपॉर्चुनिटीज। अब चौथी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट आ रही है जो रिटायरमेंट से कनेक्टेड है। एक मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, हमारा एक मित्र जो है वो एक 100-150 आदमी का एक जो है अपना स्टार्टअप टाइप चलाया, बहुत अच्छा चल रहा था। वो ये कहने लगा कि मैं बहुत ज्यादा और काम नहीं करना चाहूंगा। ही वॉज इन द एज ऑफ 48 और 49। सो ही थॉट दैट कि भी मैं इसको जो है सेल आउट कर दूं और पैसे लेके कुछ और करूं। तो उसने अपनी वैल्यूएशन के लिए बोला, हमने एक अच्छी कंपनी को ढूंढ के, जो कि उसके लिए वायर ढूंढ रही थी, हमने उसको अरेंजमेंट करके दिया। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ सर, वो और उसका एक सन और उसकी वाइफ, वो 3 ही फैमिली में टोटल मेंबर थे। अब सर क्या हुआ कि अनफॉर्चुनेटली जो है कोरोना से उसकी डेथ हो गई, और 7वें या 8वें दिन उसके सन की भी डेथ हो गई। अब क्या हुआ, क्योंकि वो उसने डॉक्यूमेंटेशन नहीं करे थे, अपना बिजनेस मॉड्यूल कहीं रजिस्टर नहीं कराया हुआ था, अपनी कोई चीजें उसने नहीं प्लान करी थी, एकदम से उसकी वाइफ के ऊपर सारी चीजें आ गई, और कंपनी के जो एग्जीक्यूटिव वगैरह थे जो कि उसके लिए काम करते थे, जिनके ईसॉप वगैरह थे, उन्होंने उसको टेक ओवर कर लिया। तो सक्सेशन इज ए बिग प्लानिंग। अगर आप सक्सेशन नहीं प्लान करेंगे तो बहुत मुश्किल होगी। क्योंकि क्या होता है कि जब हम, जैसे हम 2 भाई हैं, मान लो हम तो 3 हैं, वैसे हम 3 भाई हैं, हम 3 भाइयों में एक मेरे भाई के 2 बच्चे हैं, मेरे एक लड़का एक लड़की है, एक के 2 लड़के हैं, एक के जो है वो एक ही लड़का है ना। 2 बाहर चले गए, एक यहाँ रह गया, मैं यहाँ पे हूँ। अब जब इस सक्सेशन को हमें करना है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम जो अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या जो अपने बिजनेस मॉड्यूल हैं वो इस तरीके से बनाएं ताकि वो नेक्स्ट जनरेशन को कैसे जा सके। इसके लिए हमें इसकी प्लानिंग करनी चाहिए। ये लोग ध्यान नहीं देते हैं। जैसे कि मेरा जो है बड़ा भाई ये बोलता था, मेरा छोटा भाई मुझसे कभी अलग नहीं हो सकता, वो कभी भी नहीं होगा। लेकिन टाइम ने ऐसा कुछ किया कि वो खुद ही अमेरिका चला गया, मैं तो नहीं, वो अमेरिका चला गया। तो अल्टीमेटली मैं सक्सेशन में अकेला रह गया, वो अपने सक्सेशन में अपने लिए प्लान करने लगा क्योंकि वो अमेरिका चला गया। इसमें हम प्रोफेशनल सर्विसेज अपनी दे सकते हैं सक्सेशन प्लानिंग करने के लिए, चाहे वो सोल प्रोप्राइटर हो, चाहे वो पार्टनरशिप हो, चाहे वो कंपनी हो। क्योंकि आज की डेट में चार्टर्ड अकाउंटेंट को जितने लॉ हैं पता, हमको इनकम टैक्स भी पता है, जीएसटी भी पता है, हमें जो और भी सारी चीजें पता है, तो हम जो है उसको इसके अंदर एक सक्सेशन प्लान बना के दे सकते हैं। इसके अंदर हम उसको बहुत सारी ऐसी चीजें, एक जैसे कि हम जो है एक गुटखा वालों का काम कर रहे थे, तो गुटखा वालों का जब हम काम कर रहे थे तो उनके यहाँ एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला जो है उनके पिताजी को पता था। वो पिताजी जो है वो फार्मूला जो है अपने दोनों बेटों को नहीं बता रहे थे।
उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें बताऊंगा। मैंने एक दिन उनको बोला, मैंने कहा अंकल ऐसा ना हो कहीं भगवान न करे किसी दिन आप चले गए तो ये तो फार्मूला आपके साथ चला जाएगा। तो उन्होंने कहा हाँ तूने बहुत अच्छी बात करी। तो हमने क्या किया कि उनका एक फार्मूला जो है वो पूरा बनवाया, उनसे लिखवाया, लिखवाने के बाद उसको सील किया, सील करके वो लॉकर में रखा और लॉकर के अंदर हमने नॉमिनेशन करवाई। नॉमिनेशन करवाने के बाद वो सिंगल जो है, उनको तो जबान पे रटा हुआ था, उनको हर चीज पता थी और वो कभी कुछ करते थे। इतनी टेक्नोलॉजी उन्होंने, एक रफ ऐसी थी जो कि आपको मैं बता नहीं सकता। और आज तक उनका वो फार्मूला उनकी डेथ के बाद उनके दोनों बच्चे जो है यूज कर रहे हैं। और अब उन्होंने फर्दर डिवीजन कर लिया कि एक आदमी इस वाले फार्मूले लेगा, 5-6 तरीके के फार्मूले थे, कुछ सादे थे, कुछ मसाले थे, कुछ आपके और थे, तो वो उन्होंने अब डिवाइड करके वो अलग अलग अब इस काम को भी आगे कर रहे हैं। तो सक्सेशन जो है वो आपको इसलिए जरूरी है क्योंकि इस एरिया में कोई कंपटीशन नहीं है किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को। मैंने नहीं देखा कि वो सक्सेशन में स्पेशलाइज कर रहा हो, वो सक्सेशन को ही अपनी ब्रेड एंड बटर बना रहा हो। दूसरी बात, इसके अंदर एक जो फेथ है, मैं आपको एक बात बताऊं, सबसे बड़ी बात, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऊपर जो उसके बिजनेस एंटरप्राइज का, क्लाइंट का जो फेथ है वो शायद और किसी प्रोफेशनल पे नहीं है। आपको मैं बता दूं, पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे यहाँ जो है वो क्लाइंट जो है चलता है, इसलिए उस फेथ को आगे कंटिन्यू करने के लिए उसके बच्चों का भी आपको प्लान करना है, उसके अपने बाकी मान लीजिए पार्टनर है, जरूरी नहीं है मेरे बच्चे, सपोज मेरे बच्चे मेरी फील्ड में नहीं आ रहे तो मुझे अपने पार्टनर्स या अपने वर्कर्स या अपने एम्प्लॉयज जो हैं उनको भी कहीं ना कहीं एक जो है सक्सेशन देना पड़ेगा आगे आके, तो उसकी भी ये हम प्लानिंग कर सकते हैं। इसके अंदर हमको वर्किंग उसकी सारी बनानी पड़ेगी और पोटेंशियल क्लाइंट्स इसके अंदर मैं आपको बता सकता हूं कि जो है ये आपके सिंगल प्रोफेशनल हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ होते हैं। अब देखिए, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, हमारे यहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स में भी सक्सेशन की जरूरत है, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो अब मान लीजिए मेरे बच्चे दोनों नहीं आ रहे हैं तो कैसे होगा, मेरे बाद कौन हैंडल करेगा, मेरे कौन से पार्टनर लीड करेंगे, वो मुझे उनको अभी ही बताना पड़ेगा ताकि वो इस चीज को आगे बढ़ाएं। अब एक चीज अनिल जी ने जो बताई थी, वर्चुअल सीएफओ, हो सकता है कि शायद हम ये सोचें कि प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट इसको नहीं कर पाएगा, लेकिन वर्चुअल सीएफओ का मतलब ये नहीं है कि हम जो है उस कंपनी के सीएफओ जाके बन जाए। हम क्या कर सकते हैं कि हम उसके सिस्टम सेटअप कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक क्लाइंट था, उस क्लाइंट ने हमको ये कहा कि भाई देखो ऐसा है कि मुझे जो है रिपोर्टिंग लेनी नहीं आती। वो क्या करता था, उसके 140 सेंटर थे, उसकी जो है जिसे हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ सेल्स, 140 थे। उसने जो है 4 रीजनल सेल्स मैनेजर रखे हुए। अब वो क्या करता था, पहले वो चारों को फोन करता था, उनसे रिपोर्ट लेता था, उसके बाद एट रैंडम किसी ना किसी को नीचे फोन कर लेता। अब इसमें क्या हुआ कि वो जो रिपोर्टिंग है वो कभी डिस्टॉर्टेड आती थी और कभी कभी ऐसा हो जाता था कि जो उसके 4 रीजनल मैनेजर थे वो जो है उससे एंटोगनाइज हो गए, क्योंकि वो डायरेक्ट उनसे रिपोर्टिंग लेने लग गया, हायरार्की को उसने छोड़ दिया। अब सर बात यह है कि उसको अपना सिस्टम जैसा लग रहा था वो ऐसा कर रहा। हमने उसको ये कहा कि नहीं, आप ऐसा करें कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको जिस भी फॉर्मेट में चाहिए हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, हम उसका एक MIS बना सकते हैं, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बना सकते हैं। आपको वो ऑटोमेटिक आएंगी, आपको समरी फॉर्म में आएंगी और आपको जो भी चीज खोलनी हो वो आपको ऑटो खुल जाएगी। आपके पास सारे राइट होंगे, आपके रीजनल के पास उसके रीजन के राइट होंगे, आपके एम्प्लॉय के पास उसके एम्प्लॉय या उसके जूनियर के राइट्स होंगे, आपको सेल्स के पर्टिकुलर। लेकिन अब सर ये सब अकाउंटेड चीजों के लिए हो सकता है, अनअकाउंटेड चीजों के लिए कोई सिस्टम नहीं बन सकता। इसलिए जो है वो आप उसके अंदर उसको वो बना के भी दे सकते हैं। बाकी ये जो लोग एंटरप्रेन्योर है, प्रैक्टिस में नहीं है या कुछ है, आज की डेट में मैं बता दूं स्टार्टअप को
बहुत ज्यादा जरूरत है कि वो जो है अपने फुल टाइम सीएफओ नहीं मेंटेन कर सकता, तो वो ऐसे पार्ट टाइम सीएफओस को जो है वो रखे। और सीएफओ जो होते हैं, जैसे इसके अंदर हमारे बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट वो रिटायर हो गए। जैसे आज ही क्या हुआ, हम जो है बत्रा जी का मैसेज लिया तो उनका एक कोई क्लास फ्रेंड, क्लास फेलो जो कि उनके साथ स्कूल में पढ़ता हुआ था, वो मेरे तक पहुंच गया और उसने मुझे ये कहा कि आप मुझे बत्रा जी का नंबर दो। मैंने बत्रा जी को दिया। बत्रा जी इतने खुश हो गए कि उनका स्कूल फ्रेंड आज जो है टैप हो गया। अब वो मेरे को उन्होंने बताया कि वो एक बड़ी कंपनी से रिटायर हुए एज जो है मैनेजिंग डायरेक्टर। जब मैंने उनसे थोड़ा डिस्कशन करा तो मैंने कहा कि आपने काम क्यों छोड़ दिया, तो वो कहते हैं मेरा इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है मेरे बच्चे सेटल हो गए, मुझे ये है वो है। तो उन्होंने मेरे को बताया। पर मैं आपको ये बताता हूँ कि जो लोग एक रिटायर हो रहे हैं वो भी अपने टाइम को यूटिलाइज करने के लिए इसको यूज कर सकते हैं और उनको ज्यादा कहीं ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर स्मॉल स्केल वाले बिजनेस जो है, जो कि फुल टाइम अफोर्ड नहीं कर सकते, वो जो है आपके पोटेंशियल क्लाइंट हो सकते हैं। और जहां पे उसके रिसोर्सेज लिमिटेड है, फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आप सॉफ्टवेयर बना लेते हैं, कोई आप जो है ऐसे सॉफ्टवेयर बना लेते हैं जो बड़ी कंपनियों में यूज होते हैं, लेकिन आप अगर छोटी कंपनियों को चाहें तो वो सॉफ्टवेयर जो है वो आप जो है उनको यूजर बेसिस के ऊपर आप उनको दें। और ये भी एक सर्विसेज जो है आप उनको दे सकते हैं ताकि उनकी एफिशिएंसी बढ़ सके, ताकि उनके जो है वो एक सेकंड में लूंगा, एक मिनट लूंगा, जरा मेरा सिस्टम कुछ गड़बड़ हो गया है, जस्ट मिनट। सॉरी फॉर द ट्रबल। मेरी कोई पीपीटी नहीं है, इसकी मैंने पीपीटी जानबूझ के नहीं बनाई, क्योंकि जो है ये एक चीज है जो एक्सटेम्पोर बात होगी। हम इसमें अप्रोक्सीमेटली लास्ट के 20 मिनट जो है क्वेश्चन आंसर के लिए या इंटरेक्शन के लिए रखेंगे। नेक्स्ट जो है हम जिसकी बात कर रहे हैं वो बिजनेस मॉडल एनालिसिस। अब देखिए आज की डेट में जैसे मैंने बताया कि आज एचएमटी घड़ी आउट ऑफ स्कोप हो गई, टाइटन जो है वो आपकी चल रही है, वॉच तो आज भी लोग पहन रहे हैं। कल को आपका बिजनेस मॉडल ऐसा है, जैसे कि हमने एक अभी एनालिसिस करी, हमारा एक हरियाणा के अंदर क्लाइंट था, जब हम उसके पास बहुत इंटरेक्शन करने गए, उसकी टर्नओवर जो है उस बेल्ट में सबसे ज्यादा थी, लेकिन वो दो चीजों से स्ट्रगल कर रहा था। एक तो वो स्ट्रगल कर रहा था रॉ मटेरियल प्रिकोर करने से, और दूसरा उसकी क्या स्ट्रगल थी कि उसकी मशीन में वेस्टेज जो है वो स्टेटिक नहीं थी। वेस्टेज जो है उसकी जो है कभी 4% होती थी, कभी 12% हो जाती थी, क्योंकि उसने टेक्नोलॉजिकल उतने डेवलपमेंट नहीं करे जितने की करने थे। हमने उसको ये कहा कि हम तुम्हारा मॉडल जो है बिजनेस स्टडी करते हैं, हम तुमको ये बताते हैं कि तुम्हारे मॉडल के अंदर क्या क्या चीजें हो सकती हैं। और उसके बाद उसको जब हमने देखा तो हमें ये लगा कि अगर इसने आज जो है 6 महीने के अंदर अपनी जो प्लांट एंड मशीनरी या जो प्लांट है उसके अंदर अगर उसने टेक्नोलॉजिकल चेंजेस नहीं करे तो ये जो है बिजनेस अनवाइबल भी होने वाला है। और जब हमने स्टडी करवाई और बहुत सारे लोगों को बोला, जो टेक्नोलॉजिकल वाले लोग थे उनको जॉब वर्क हमने दे दिया कि भी तुम इसको देख के बताओ, तो उसने सलाह मानी, हमने उसको एक पेपर बना के दिया, और उस पेपर को जब उसने स्टडी किया तो स्टडी करने के बाद उसको उसके अंदर लगा कि यस आई मस्ट डू इट। उस टाइम तो बहुत कड़वा डिसीजन था, क्योंकि हमने उसे ये कहा कि तुम्हारी जो ये मशीनरी है इसको वीड आउट कर दो, आज इसको बेच दो, इसके आज पैसे मिलेंगे, छोटे प्लांट लगाने वाले मिल जाएंगे, इनको आप उन लोगों को बेच दो और आप नई मॉडर्नाइज मशीन जो है वो लगाओ, जिसके अंदर उसकी वेस्टेज मिनिमम बिल्कुल 0.5% थी। और उस टेक्सटाइल के अंदर मैं आपको बताऊं, बाई चांस उसकी लक ये थी कि लगाने के बाद कुछ ऐसे ऑर्डर उसको मिल गए जो कि जो है वो फास्ट मूविंग थे। वो कहते थे हमें 5 दिन में बना के दे दो, 10 दिन में बना के दे दो, तो वो जो है ऑर्डर जो है उसको काफी जो है उसके अंदर हुआ। इसके अंदर हमको जो है जैसे कोई लोगों को इन्वॉल्व करना हो
तो पार्टनरिंग करनी हो तो हम उनको ESOP वगैरह भी दे सकते हैं। ये जो है हमारे इसके अंदर आ जाएंगे। एक सर और अपॉर्चुनिटी मेरे को लगी कि आई शुड शेयर विद यू। सर हमने देखा कि बहुत सारे हमारे क्लाइंटों के या हमारे जानकारों के, अपने दोस्तों के, रिश्तेदारों के, चाहे हमारे वो क्लाइंट हो या ना हो, उनके प्लांट लॉसेस में आ जाते और वो जो है टूवर्ड्स जो है लिक्विडेशन चले जाते हैं। नाउ द थिंग इज दिस, देयर इज ए सर्विस प्रोवाइडर जो लोग स्ट्रेस्ड इंडस्ट्री को, स्ट्रेस एंटरप्राइजेस को खरीदते हैं और वो स्ट्रेस एंटरप्राइजेस को आपसे प्रोफेशनल होते हैं और आप खरीदने के अलावा भी वो आपको हायर करके और गारंटी बेसिस पे वो आपकी लॉस मेकिंग फर्म को पॉजिटिव या रेड से ब्लैक या ब्लू कर देते हैं और उसके लिए वो जो है अपनी सर्विसेज लेते हैं। हम ऐसे कुछ प्रोफेशनल्स जो कि ये काम करते हैं उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और हम कह सकते हैं कि भी आप जो है ये काम लें और हमारे उन लोगों का काम करें, ताकि हमारा क्लाइंट जब वो लिक्विडेशन पे जा रहा होगा, अगर वो स्ट्रेस से निकल के दोबारा वर्किंग में आ जाएगा तो हमारा क्लाइंट हमको फीस भी देगा। इसके अंदर ये आप भी सर्विसेज दे सकते हैं खुद, अगर आप खुद भी चाहें तो इस तरीके की सर्विस दे सकते हैं, लेकिन हमें उसमें वहां जाके मालिक नहीं बन जाना है। जैसे आईबीसी में आपको जो आईबीसी हमारा जो लिक्विडेटर होता है वो जो है उसके अंदर जाके वो उसके अंदर उसकी ऑपरेशन भी करता है। हम ऑपरेशन नहीं कर सकते एज ए प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। वी कैन कंट्रीब्यूट फॉर द पर्पज ऑफ दिस प्लानिंग, getting them connected and also putting them and looking to this कि वो कंसल्टेंट प्रॉपर काम कर रहा है, वो अपने टाइमलाइंस के ऊपर दे रहा नहीं दे रहा, उसके MIS बना सकते हैं, उसको जो है हम इन चीजों पे कर सकते हैं। इसके अंदर हमारे बहुत सारे आज की डेट में, जैसे मैं आपको बताऊं, पेंडेमिक में बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हमारे स्ट्रेस में आ गए। तो अगर आपके क्लाइंट स्कूल वाले हैं तो उनके लिए भी आप कोई ना कोई मॉडल निकाल सकते हैं। जैसे ऑनलाइन कह रहे हैं, अब ऑनलाइन तो सारे जूम पे कर रहे हैं, लेकिन अभी मेरे एक क्लाइंट जो है मेरी जो है वो मेरी स्टूडेंट भी थी, मेरी क्लाइंट है, उसने जो है ये बताया कि उसका बेटा जो है वो 8th क्लास में पढ़ता है और वो बैठे बैठे IT में इतना विजार्ड हो गया कि वो जो है अपनी क्लासेस को अटेंड नहीं करता है और उसके अंदर ग्राफिक्स से ये करके कुछ करके वो अपना मूविंग सारा अपना जो है उसके अंदर चलाता रहता है। उसके टीचर से वहां से शिकायत आई तो उसको पता लगा, तो ऑनलाइन क्लासेस में कैसे देखें, वहां पे कैप्चर कैसे होगा। जैसे अभी आप जूम में मेरी पिक्चर देख रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे अभी इसको ऐसे कर दूं तो मेरी पिक्चर खत्म होगी। अभी मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कैमरे को अपने जो है हाइड कर दिया। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जो आप अपने क्लाइंटों के लिए कर सकते हैं। ट्रेडर्स हैं, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं जो लोग आज की डेट में स्ट्रेस में चले गए, उनकी जो है इन्वेंट्री पाइलअप हो गई, डेटर्स उनके वो हो गए, इसके लिए भी सर्विसेज दी जा सकती है। क्रेडिटर जो है उनके जो है वो लिक्विडेशन में उनको कर रहे हैं, तो इस तरीके से हमें इसकी भी प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा सर नेक्स्ट चलते हैं अब हम इन्वेस्टमेंट प्लानिंग पे। ये बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हमको इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के ऊपर भी हम लोग अपनी कंसल्टेंसी दे सकते हैं कि आप जो है कैसे इन्वेस्ट करेंगे, कहाँ आपकी इन्वेस्टमेंट, आपको क्या एश्योर्ड। फॉर एग्जांपल हमारे नीचे एक जो है रिटायर्ड रहते हैं, तो कहते हैं जी मुझे तो सिक्योर्ड चाहिए कुछ। तो हमने उनको कहा कि अगर आपके पास 100 रुपए हैं, आप 100 के 100 सिक्योर्ड में डाल देंगे, कल को इंटरेस्ट रेट कम हो गया तो सिक्योरिटी क्या करोगे, क्योंकि उनको किसी ने कह दिया बैंक में 1 लाख रुपए से ऊपर आपका सिक्योर्ड नहीं है, तो वो अपना आगे की मैं सारे विड्रॉ कर लूंगा, बैंकों में पैसे नहीं रहने दूंगा। तो हमको उनको समझाना पड़ेगा कि आपको अपनी सिक्योरिटीज को, अपनी इन्वेस्टमेंट को कैसे डिवाइड करना है,
कैसे स्टेज पे, मान लीजिए मुझे अपनी डॉटर की शादी करनी है तब उसमें पैसे आने चाहिए, फिर मुझे अपनी जो है रिटायरमेंट करनी है तब कैसे पैसे आए। तो ये इन्वेस्टमेंट जो है वो जो है फंड मैनेजर से साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वो फंड मैनेजर जो है उसके अंदर बहुत सारी चीजें आप लोगों को बताएंगे। इसमें अगर कोई डिटेल चाहिए हो तो वो मैं आपको कर सकता हूँ। एक दो अपॉर्चुनिटीज जो है हमारी, एक डाटा एनालिसिस और ब्लॉकचेन। मैं आपको एक बड़ा एग्जांपल बताऊंगा। मेरा एक एडवोकेट दोस्त है, मैं उसके पास किसी मैटर में सलाह लेने गया, तो उसने मुझे 5 बजे का टाइम दिया और वो 7 बजे आया। सब बड़ा गुस्सा चढ़ा कि तू 2 घंटे क्यों लेट आया है, फोन भी नहीं उठा रहा था। तो मैंने क्या, जब आया तो मैंने कहा भाई बॉस कहाँ रह गए थे यार, मुझे बिठा देता, फोन करवा देता। कहता है यार एक्चुअली मैं जो है एक जो है वो कुछ डेमो देखने गया था। किस चीज का? कहता है एक इम्पोर्टेड मशीन आई है, उसमें क्या है कि आप अपनी फिंगर टच करें, आप अपनी जो है वो मुट्ठी जो है उसको अंदर डालें और उसके बाद एक चैम्बर बना हुआ है, उस चैम्बर से आप उसके अंदर एक कुर्सी बनी हुई है, उसमें आप 1 मिनट बाके बैठें और उसके बाद चैम्बर से बाहर चले गए। मैं फिर कहता है कि जब आप वापस आएंगे तो आपकी एक रिपोर्ट बनी हुई होगी और उसमें आपके 140 पैरामीटर जो है वो आपको बता देगा। आपका बीपी कितना था, आपके हार्ट में कितनी ब्लॉकेज है, आपकी जो है नसें कितनी चल रही हैं, आपकी हड्डियों में कितना गैप है, आपकी जो है वो ब्लड कितना जो है वो है, आपकी यूरिया कितना है। जो नॉर्मल ब्लड के टेस्ट होते हैं उसके अलावा भी कम से कम नहीं तो 150 के तरीके की वो चीजें अपनी बता दी। अब सर जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और जो ये ब्लॉकचेन है, ये सारी जो है डाटा एनालिसिस, ये तीनों चीजें आज के बाद आने वाले समय में ये जो है राज करने वाली है। डॉक्टरों की अगर जरूरत कम है तो वकीलों की भी कम हो जाएगी। ऐसे ही हो सकता है हमारे यहाँ जो है वो हर चीज रेडीमेड आंसर मिल जाए। तो हमको भी इन टेक्नोलॉजीज को जो है लर्न करना चाहिए। लर्न करने के बाद हम देखें कि हम अपने क्लाइंट्स के कहाँ पे उनको यूज करवा के क्लाइंट की अपनी नेटवर्थिंग जो है कर सकते हैं। ये भी जो है 2-3 तरह की और अपॉर्चुनिटीज को मैं ज्यादा बाद में लूंगा। स्टार्टअप कंसल्टेंसी के बारे में सब लोग बहुत बोलते हैं। सर जब हमको स्टार्टअप सेटअप करना होता है किसी क्लाइंट को, तो हमें यही नहीं पता होता है कि वो स्टार्टअप को रजिस्टर कहाँ कराना है, कितने पैसे लगेंगे, स्टार्टअप किसको कहते हैं, स्टार्टअप कैसे जो है वो आएगा, स्टार्टअप के लिए आपके कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स आएंगी, स्टार्टअप के लिए आपको कल एग्जिट अगर करना हो तो आप कैसे करेंगे। तो ये जो है अपनी प्रॉब्लम जो है हमारी स्टार्टअप के अंदर आती है। इसके अंदर बैंगलोर जो है वो बहुत जो है मैंने देखा है कि वहाँ बहुत लोग ऐसे हैं जो कि स्टार्टअप में सिर्फ स्पेशलिस्ट हैं, वो स्टार्टअप के अलावा कोई काम नहीं करते। हमको वहाँ पे उन लोगों के साथ पार्टनरिंग करनी चाहिए और उनकी जो है एक्सपर्टीज को लेके अगर हमारे कोई यंगर जनरेशन वाले या कोई लोग ऐसे जो हैं स्टार्टअप को कोई करना चाहें तो हम उनको ये कह सकते हैं कि हम तुम्हारे को उनसे मिलवा सकते हैं। किसी चीज की स्पेशलाइज नॉलेज है। अब स्टार्टअप ये नहीं है कि जी मैं जो है वो टेबल कुर्सी ऐसे बनाऊंगा कि जो है उसमें कोई जो है तरखान की जरूरत नहीं पड़ेगी, मशीन से बन जाएगी, तो साहब वो स्टार्टअप नहीं होगा। स्टार्टअप के अपने एक कंसेप्ट होता है, एक आइडिया होता है, उस आइडिया को कैसे करेंगे ये जो है स्टार्टअप के लिए अपने लिए इम्पोर्टेंट है। अब सर एक सबसे बड़ा ये मैंने अपने शूट में सीखा सर, क्या है कि हम डे टू डे जब काम करते हैं तो हमको ये नहीं पता लगता है कि हम जो खर्चे कर रहे हैं वो खर्चे जो हैं हम ग्रेसफुली कम भी कर सकते हैं। किसी चीज को हम बगैर किसी डिस्टर्ब किए क्या कोई कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। अब डे टू डे मुझे नहीं पता लगता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्या है कि हमने जो है एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में ये देखा कि वहां पे हमारे कुरियर का और पोस्टेज का खर्चा बहुत है। तो जब मैंने एग्जामिन करा तो मैंने देखा कि हमारे डिपार्टमेंट में ये लोग
जितने भी कैंडिडेट अपीयर होते हैं उनको ये जो है स्पीड पोस्ट से जो है मार्कशीट भेजते हैं। अब मैं अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहूँ, आप में से जो, वैसे तो अभी हमारे अविनाश जी कह रहे थे कि भाई तुम हमारी बड़ी बुराई करते हो कि हम एक ही बार में पास हो गए, तो जो लोग नहीं एक बार में पास हुए, गौरव हंस रहा है कि जो एक बार में पास नहीं होते हैं वो कभी अपनी फेलियर वाली मार्कशीट रखते हो कहीं? गौरव जी कभी मार्कशीट रखी है आपने? सर साथ साथ ही फाड़ देते। फाड़ दी ना? तो मैंने उनको ये कहा कि भाई आप ये बताओ कि जो मार्कशीट फेलियर की है उनको आप स्पीड पोस्ट से भेजते हो, 40 रुपए लगते हैं, आप उसको ऑर्डिनरी पोस्ट से भेज दो, क्योंकि रेगुलेशन में ये लिखा हुआ कि इट शुड बी सेंट बाय पोस्ट। मैंने कहा भाई सबसे पहले तो तुम ये करो, जितने पास होते हैं उनको तो रजिस्टर्ड पोस्ट भेजो या स्पीड पोस्ट भेजो और बाकियों को तुम ऑर्डिनरी पोस्ट भेजो। उसके बाद वेबसाइट पे डाल दो, जिसको डाउनलोड करनी है वहां से कर ले। तीसरा मैंने कहा कि रेगुलेशन में चेंज कराओ और इसको डिजिटली साइंड जो है वो आप उसको अलाउ कराओ। वैसे अभी तक हुई नहीं है, मैं 3 साल बाद फिर जाने की तैयारी कर रहे हैं आप लोग मेरे लिए, तो वो जो है मैंने वहां देखा। दूसरी चीज, हम जैसे क्या हुआ कि मेरा टेलीफोन का अपना खर्चा 2-2.5 हजार रुपये मोबाइल का आता, 2 मोबाइल थे और इसी तरीके से फैमिली के अंदर जो है मोबाइल था। अब मुझे एक दिन कॉल आई, मेरा बेटा कहता रख दो पापा, ये जो है वो ऐसी प्रमोशनल कॉल उठाते रहते हो आप। उसने मुझे बताया कि जी हम आपके सब कुछ कर देंगे और कुल मिला के मेरी पूरी फैमिली को जोड़ जाड़ के वो 1300 रुपये हो गया जी बिल, और हम 11,000 रुपये दे रहे थे। तो व्हाट आई वांटेड टू से, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बड़ा स्मार्ट हूं, मैंने खर्चा कम कर दिया, मैं आपको ये कहना, जो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन ये भी एक सर्विस है जो हम ले सकते हैं। हम एंटरप्राइज को स्टडी करें, एंटरप्राइजेस में देखें कि कहाँ हम उनकी कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं बगैर किसी एक्सपेंडिचर को करें। एक दूसरी, कहाँ हम उनकी सेविंग कर सकते हैं जहां पे हम उनका कोई एक्सपेंडिचर कराएं जो कि वो रिकवर हो जाए और वो रिकवर जो है फास्ट हो जाए। जैसे आज की डेट में सोलर पैनल, गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे रही है। आप बिजली का हमारे खर्चा जैसे मान लीजिए 25,000 रुपया, अगर सोलर पैनल लगा देंगे और वो एक्स्ट्रा हो गई तो वो स्टेट खरीद भी लेगा। दूसरी बात, मैं पावर कट से बच जाऊंगा। तीसरी बात कि जो है वो मुझे कोई हेडेक नहीं रहेगी, जो है गवर्नमेंट से भी रेवेन्यू आना शुरू हो जाएगा और जो मैंने इन्वेस्टमेंट करी है उसमें सेट अप मिल जाएगा। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको मैं चाहूंगा कि हम लोग माइन्यूटली देखें। सर डे टू डे लाइफ में ऐसा मेरा मानना है कि हम इन चीजों को इग्नोर करते हैं। अब जैसे मान लीजिए अगर हम कुछ ऐसे एम्प्लॉय रखते हैं जहां पे हमें ये लगता है कि एक स्टेज के बाद वो एम्प्लॉयज की कॉस्ट बढ़ गई, लेकिन सिंस दे हैव वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, दे आर बेस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो हम क्या कर रहे हैं, हम उनकी जगह छोटे एम्प्लॉयज को नहीं रख पाते, क्योंकि हम सोचते हैं अगर इनको निकाल देंगे तो ये कहाँ जाएंगे, या हम ये सोचते हैं कि ये अगर निकाल देंगे तो ये कंपटीशन करने लग जाएंगे। तो हम क्या चाहते हैं कि आप अपने कुछ ऐसे ही पोटेंशियल लोगों को आइडेंटिफाई करें और उनको आप अपनी इंडस्ट्री में बैकवर्ड या फॉरवर्ड इंटीग्रेशन के साथ उनको एक ओनरशिप दे दें और उनको ये कहें कि आप ये एक एरिया संभालें और इसका प्रॉफिट या लॉस जो है वो आप बेयर करें, हम आपको स्टैंड अप करने के लिए खड़े हैं। एक सर्विस जो हमारे गुरुजी भी आज की डेट में दे रहे हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मैं आपको ये बताऊं ये बहुत बढ़िया सर्विस है जो आप एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कर सकते हैं। हम इसके अंदर बहुत सारी कंपनी को सलाह ऐसी दे सकते हैं जिससे कि कंपनी जो है काफी थ्रेट से बच जाए। तो ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाला भी एक जो है पोटेंशियल, ये हम एज ए प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा सर पेरोल मैनेजमेंट, पेरोल मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा है। एक हमारा जो है वो दोस्त है, वो जितने भी 5 स्टार है होटल उनका जो है वो पेरोल मैनेजमेंट करता है, उसने सॉफ्टवेयर लिया हुआ है और वो उनके सारे एफिशिएंसी, सारी जो है उनकी कितनी इंक्रीमेंट होनी
चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या उनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट है, इसके ऊपर वो सारा जो है वो एक रिपोर्ट बना के देता है। एंड आपको मैं बता दूं, इसके अलावा कोई काम नहीं करता है, वो सिर्फ पेरोल मैनेजमेंट ही करता है। अब जो है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन ऑफ एंटरप्राइजेस, ये मैं थोड़ा थोड़ा पहले भी बोल चुका हूँ, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, जहां पे अगर हमारा कोई क्लाइंट मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, तो हम उसको ये कह सकते हैं कि तुम इससे पीछे वाले स्टेप की भी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दो। इसके अलावा आपका जो है जो कंपटीशन एक्ट है, वो भी एक ऐसा है। मैं एक कंपटीशन का जो है अपना मैटर जो है, अपने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट दोस्त हैं, वो हमारे यहाँ जो है वो कंपटीशन पे बोलने आए थे, उनके यहाँ लॉयर हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, एक सिंपल रिप्लाई बनाने के लिए उन्होंने मुझसे 3.5 लाख रुपए लिए, बट मैं उनकी तारीफ करूंगा, क्योंकि मेरे उस जो है क्लाइंट के अलावा जितने भी लोगों ने रिप्लाई दिए, वो सारे आज लिटिगेशन में 6-6 साल से फंसे हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया, जो रिप्लाई बनाया उससे पहले उसकी सारी चेक करी, एक एक पॉइंट उसका चेक करा और उसके बाद रिप्लाई दिया। जब उनका रिप्लाई गया तो वहां अथॉरिटीज ने जब उसको देखा, तो उसको अथॉरिटीज ने कहा कि ये बिल रिप्लाई है, और उसके बाद उसको ड्रॉप कर दिया। इसके अलावा इंसॉल्वेंसी जो है, ये भी एक जो है, अभी हम कह रहे हैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, मैं उसकी बात नहीं करूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि सपोज ना करे खुदा कि आपके किसी क्लाइंट की इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग हो जाए, तो उसके अंदर अगर आप इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग के सारे डिटेल आपको पता है, तो आप उसको सपोर्ट कर सकते हो कि आप जो है उसका इंसॉल्वेंसी प्रोसेस के अंदर उसको हेल्प कर सकते हो। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल तो एक अपने में अलग हो गया, लेकिन इंसॉल्वेंसी को आप जो है कैसे हेल्प करें, ये एक उसके अंदर आप लोग जो है ये इसकी स्टडी करके उसके कर सकते हैं, अगर आपको ना मिले। सिमिलरली वैल्यूएशन, आज की डेट में, मैं आने वाले कल में, वैल्यूएशन इज गोइंग टू टेक ए बिग लीड इन एवरीवेयर। अब हर चीज के अंदर आपकी वैल्यूएशन जो है वो इन्वॉल्व है। इसके अलावा आप कोई भी और चीज मेरे से, ये जो है वेरियस मैंने शॉर्ट में बताई हैं, अगर आपको कोई डिटेल में कोई चीज पूछनी है तो हम इसको कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आंसर है, वैसे तो क्वेश्चन आंसर कोई आया ही नहीं। अगर कोई पैनलिस्ट हमारा कोई ऐड करना चाहता है या पैनलिस्ट कोई चीज पूछना चाहता है, पारवा जी कुछ आप पूछना चाहेंगे? सर एक वेजेस पे आया हुआ है, वेज कोड पे। हाँ जी, ये भी एक अपॉर्चुनिटी आज की डेट में बनेगी। ये तो क्या है गौरव जी, जो पोटेंशियल लॉ आने वाले हैं, उन पोटेंशियल लॉ को तो हमको स्टडी करना ही चाहिए, क्योंकि वो अगर हम नहीं करेंगे तो क्या थ्रेट है हमारे क्लाइंट को, हम ये नहीं बता पाएंगे। प्रिपरेशन तो हमको करनी ही पड़ेगी। ठीक है जी। जी सर, आज की डेट में बेसिकली ऑडिट से ज्यादा MIS वाला एरिया ज्यादा पकड़ना पड़ेगा हमें क्लाइंट्स को रिटेन करने के लिए। जी सर, MIS अपने आप में एक बहुत बड़ा एरिया है सर। अनिल जी इंटरनल ऑडिट करते हैं। मैं ऐड करना चाहूंगा। हाँ जी श्रीवास्तव जी। संजय, अभी रिसेंटली मैंने ये देखा कि आर्बिट्रेशन एक पर्टिकुलर ऐसी फील्ड बनती जा रही है जहां एक तो पैसा बहुत है, फीस, आर्बिट्रेशन फीस बहुत है, और जब कोर्ट अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर है उनके यहाँ सिंपली जैसे दैट द फी इज एज पर द शेड्यूल गिवन इन द आर्बिट्रेशन एक्ट। तो वहां कोई एक डिस्प्यूट नहीं रह जाता कि भाई फीस कितनी होगी, कितनी कम होगी, ज्यादा होगी, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ फी और कोर्ट से मिलती। और ये आर्बिट्रेशन एक ऐसा है कि मोस्टली मैंने देखे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास हमारे जो बिजनेस क्लाइंट्स हैं वो सारे वो एक ट्रीट करते हैं सीईओ को एज ए पार्ट ऑफ हिज फैमिली, कि बहुत ही क्लोज हो जाते हैं। मैं आपको बता दूं, आर्बिट्रेशन में हमने कोर्सेज वगैरह भी चलाए थे जब मैं इंस्टीट्यूट में था, पर सवाल क्या है, जो इनका आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूट है और जो क्या है, इसके अंदर ज्यादातर रिटायर्ड जजेस को ही अपॉइंट करते हैं, CS को अपॉइंटमेंट नहीं करते हैं सर। वो डिपेंड्स, अगर कहीं पे जो इश्यूज जहां वैल्यूएशंस वगैरह के होंगे ज्यादा, तो वहां पे डेफिनेटली CS विल हैव एन अपर हैंड ओवर एडवोकेट्स और जजेस।
हम इसमें एक काम कर सकते हैं सर, जब हमारे क्लाइंट हम पे एग्रीमेंट ड्राफ्ट करने आते हैं उस टाइम हम इसमें ऐसा कर सकते हैं कि हम ये लिख सकते हैं कि जो है वो आर्बिट्रेटर जो होगा, सिंगल या जॉइंट या जो भी होगा, ही शुड बी ए प्रोफेशनली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। यस, मतलब एक उसको हम लोग ऐड करा दें कि भाई जहाँ पे हमारा एक स्कोप और बढ़ जाता है, तो एक अगर इनिशियली एग्री कर जाते हैं हम लोग कि एक सीए होना चाहिए आर्बिट्रेटर, तो लेटर ऑन जो व्हेनेवर एन आर्बिट्रेटर इज अपॉइंटेड, अगर कोर्ट से अपॉइंट हो रहा है तो भी वो मिलेगा, और म्यूचुअली आप एग्री कर रहे हैं आर्बिट्रेटर के लिए तो भी आपको एक स्कोप मिल जाता है। बिल्कुल सर। हाँ जी सर, और कोई जैन साहब आप कोई इनपुट देना चाहें, कोई हैंड रेज करना चाहे? एक Q&A में आया, सॉरी। Why you guys always talks about the practicing CA? What about the corporate CA? सर ये कॉर्पोरेट के लिए भी मैंने बताया ना, वर्चुअल CFO कॉर्पोरेट के लिए है, और आपकी जो है टेक्नोलॉजिकल जो मैंने आपको बताई वो कॉर्पोरेट CS के लिए है। उसके बाद फाइनेंशियल प्लानिंग जो बताई वो मैंने आपको बताई, ये कॉर्पोरेट CS के लिए है। आप जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, स्टार्टअप कंसल्टेंसी, ये भी कॉर्पोरेट CA कर सकते हैं। ये सब हैं सर। संजय जी, एक चीज मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा। देखिए, इन टोटल जो भी अभी डिस्कशन हुआ और जो भी इसका बैकग्राउंड है, उसके आउटकम में अगर हम देखें तो एक चीज साफ निकल के आती है कि लेट अस फोकस नाउ on value-added services to the client and litigation services. These are the two services which will remain forever. Rest, the compliance-related services are getting reduced. तो हम उन लोग चीजों पे ध्यान कम देके अपना फोकस value-added services पे और litigation साइड पे बढ़ा सकते हैं। बस इतना सा इनपुट है। और जहां जहां टेक्नोलॉजी का यूज करके हम क्लाइंट्स की एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, कॉस्ट कटिंग करवा सकते हैं, या उसकी प्रॉफिट इंक्रीज करा सकते हैं, रेवेन्यू दे सकते हैं, तो वो हम उसको बताएं। अब मान लीजिए मेरे 2 क्लाइंट हैं, 2 क्लाइंट जो है कोई ऐसा काम कर रहे हैं जहां पे मेरे किसी क्लाइंट को कोई ऐसी चीज की जरूरत है जो मेरा दूसरा क्लाइंट भी जो है वो कर सकता है, तो वी कैन वेरी वेल, हमें कोई जरूरत नहीं है किसी तरीके का बीच में प्रॉफिटिंग करने की, हम उनको मिलवा दें, दोनों प्रॉस्पर करेंगे, हमारे को अपने आप प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। संजय जी वेदर, अच्छा क्वेश्चन आ रहे हैं कुछ। संजय जी, वेदर CAs will find the work other than directly related to CA education, then why the CA curriculum will be changed and otherwise what is the necessity of a CA degree for a newcomer? Sir, let me tell you, please do not think that CA degree is not going to help you. CA gives you insight of everything which no other course gives. Now the thing is this, if you wanted to do only the conventional work, there is no problem. Then you have to have an expertise of the conventional work. You can't say that today you will do the general physician work. If you are doing, then the scopes are limited in your practice or in anything. So Arindam bhai, ये चीजें मैं आपको बताऊं, please do not think that when I am telling these are the various opportunities which are uncharted. What I am telling you that we can also go in this. I am not talking about any audit which is related to GST, this you are already doing, this we are already doing. So we do not have to discuss in this particular today's webinar on this. Today's webinar is only the opportunities which are hidden, which are less in competition, where lesser number of the chartered accountants are there, which are normally not known to us. And Mufassil town also people say, so I can show you that in Mufassil town, you have a lot of opportunity regarding the cost cutting, stress organization, investment planning, the retirement planning, succession planning, all these things are in the Mufassil town also equally applicable.
नहीं सर, ये मुफिसिल एरिया की भी पवन जी मैंने बता दी है, मैंने क्वेश्चन बाद में देखा आपका। नेक्स्ट है, ये स्मॉल फर्म के लिए मैंने आपको बताया, आप अपने क्लाइंटों को 5-10 जहाँ क्लाइंट हैं, एम्प्लॉइज हैं, उनको भी आप जो है वो कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, कुल मिला के 30-40-50 हजार रुपए एनुअल कॉस्ट पे आप उसका डिजिटाइजेशन कर सकते हैं, उसकी स्पेस बचा सकते हैं, उसका सब कुछ कर सकते हैं। एक और चीज आपका और अगर है, आपको अनम्यूट कर सकते हैं अगर कोई क्वेश्चन हो तो। संजय जी एक चीज और है, देखिए जो बोल रहे हैं कि छोटी जगह पे क्या स्कोप है, उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आज की डेट में कोई बाउंड्रीज नहीं है। अ डॉक्टर हु इज ए स्पेशलिस्ट इन मुंबई इज केटरिंग टू एनीबडी एनीवेयर। वाइस वर्सा, अ डॉक्टर इन झुमरी तलैया कैन cater to anybody anywhere provided he specialize on a particular subject। बिकॉज अब जाने की जरूरत नहीं है, आने की जरूरत नहीं है, ये काम करना हमने सीख लिया है। सिमिलर वे, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट सिटिंग इन a smaller town, if he possesses a specialization of a particular topic or a subject, then he can cater to chartered accountants elsewhere and earn a good amount. Earn a good amount, that is what I'm saying. So it's a matter of networking as suggested by Sanjay in earlier deliberation, the earlier part of the deliberation, that if I as a chartered accountant in Delhi have a connect with a person sitting in Jhumri Talaiya, and I know that he is the person who can deliver on this subject, I have access to my client, I can give it to that gentleman and get the work done, and I think we can share a good amount of profit. Thank you. अनिल जी, मैं आपको बताऊं, हमारा जो नेटवर्किंग विद नेटवर्किंग है, वो प्रोग्राम भी आप देखिए, हमने उसमें ये बताया है कि कैसे जो है आपके मुफस्सिल टाउन वाले या नए चार्टर्ड अकाउंटेंट कैसे हैंड होल्डिंग कर सकते हैं और कैसे वो अपनी नेटवर्क बढ़ा सकते हैं, ये हमने उसके अंदर पूरी तरह बताया है। दीपक भाई, आपने कहा है हाउ ए न्यू प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट विल गेट दिस वर्क। आज का मेरा इंटरव्यू जो है वो अभिषेक राजा ने जो दिया है, उसमें मैंने बताया कि कैसे हमको हैंड होल्डिंग करना है। सर देखिए, अगर आप पहले दिन डिग्री पास होने के बाद ये सोचेंगे कि आपको घर में आके कोई काम दे जाएगा, तो ये तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कहीं ना कहीं अपना एक्सपीरियंस के लिए हैंड होल्डिंग करनी ही पड़ेगी और जो है एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। जैसा मैंने बताया कि जब पहला कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन का हमारे पास जो आया वो फ्री ऑफ कॉस्ट था, हमने क्लाइंट को अपने आप करके दी। हमने इस शूट के अंदर अपने आप मैंने दिमाग लगाया, इस शूट के अंदर मेरे पास जो है प्रॉपर्टी की कोई डिटेल कहीं नहीं थी, हमने उसको कंपाइल करके दिया। तो ऐसा है कि जब आप हैंड ऑन करेंगे, पहला एक्सपीरियंस आप बगैर फीस के एक्सपेक्ट करेंगे तो आपकी एक्सपर्टीज बन जाएगी। जब आप उस क्लाइंट का काम करके देंगे तो अपने आप दूसरे क्लाइंट को वो रेफर करेगा। ये इसलिए जो है we have to run a long inning, we cannot run a short inning। आप 6 महीने में, 3 महीने में अगर ये सोचें कि कोई मिरेकल हो जाएगा या संजय अग्रवाल वहां आके आपके हाथ में जो है 50,000 रुपए पकड़ाएगा और कहेगा कि जी ये कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन कर लो और हम आपको पैसे पहले दे रहे हैं, सर कोई भी नहीं ऐसा देने वाला। सबसे पहले हमको उसके बेनिफिट नजर आएंगे क्लाइंट को, तभी वो कुछ हमारे लिए करेगा। If CA, देवेंद्र खुराना साहब पूछ रहे हैं, if CA wants to prosper must acquire additional expertise, degree, FAFD, ये वो cannot practice, must be expertise in one area. Sir, this is an added advantage if you want to run fast, if you want to go and you want to see that you are using more than one education for this purpose। लेकिन सर खाली डिग्री लेने से काम नहीं चलेगा, अपने को उस पर्टिकुलर कोर्स का भी हैंड ऑन कहीं एक्सपीरियंस मिले तभी आपको काम मिलेगा। हमारे बहुत सारे लोग जो हैं, हमारे मेंबरों ने इंसॉल्वेंसी का कोर्स करके बैठे हैं और एक भी इंसॉल्वेंसी का केस नहीं आया उनके पास। वहां भी वो ये कह रहे हैं कि जिसमें इसमें मैंने आज ही कहा है अपने इंटरव्यू में कि ये मस्ट होना चाहिए कि जो भी गवर्नमेंट वाले काम है वहां पे एक जूनियर और एक सीनियर फर्म होनी चाहिए, ताकि सीनियर फर्म जूनियर फर्म के जो है उसके साथ जब करेगा तो जूनियर अपने प्रोफाइल पे लिख सकेगा कि जो है मैंने भी उस पे हैंड ऑन काम किया है, चाहे डायरेक्टली नहीं किया है, अदरवाइज आप नहीं ले। और इसके बाद पूछ रहे हैं अतुल सिंह, व्हाट इज द स्कोप इन रिसर्च एंड एजुकेशन फील्ड। सर, in education field there is a lot of scope and I can tell you
there are empty number of chartered accountant, those who are running the education institutions, including the law degree, including the schools, including the engineering college, including the medical college. Lot of chartered accountants are running these institutions. So there is a lot of scope in this also. But so far as practicing chartered accountant is concerned, you can't do it like this. So वो आपको कहीं और करने पर. दिलीप शर्मा जी पूछ रहे हैं, प्लीज मेंशन दी सॉफ्टवेयर नेम अगेन. सर माइक्रोसॉफ्ट फैमिली मैंने बोला था, और टीम लॉगर्स आप जो है जाके देखें. टीम लॉगर है, 15 दिन के लिए फ्री मिलता है. आप इसको रजिस्टर करें और आप देखेंगे तो आपको एक्सीलेंट रिपोर्ट आएगी. सर मेरे ही ऑफिस में मेरा एक बहुत ही कॉन्फिडेंशियल आदमी जो है वो जो है ताश खेलता था. वी हैव होल्ड ऑफ इट. और मैंने जो वेबसाइट है जब उनको देखना शुरू किया तो ये एक जो है, मैं ये नहीं कह रहा पॉलिसिंग करो, बट आप जो है उसके लिए एक मॉरल चेक कर सकते हैं और आप इसको रिपोर्टों को कभी भी अपने लेयर में देख सकते हैं. माइक्रोसॉफ्ट टीम्स मैंने क्लाउड के लिए बताया था, मात्र 6,000 6,500 के अंदर 6 टीबी और आपको 6 जो है वो मिलते हैं इसके लॉगिन आईडी. आप 6 सिस्टम के अंदर आपकी लाइसेंस जो है आपका आउटलुक एक्सप्रेस है, लाइसेंस आपका एक्सेल है, लाइसेंस वर्ड है, लाइसेंस आपकी माइक्रोसॉफ्ट टीम्स वगैरह है. 12-13 सॉफ्टवेयर वो लाइसेंस है. 6,000 रुपये साल का है. मानिक वोरा जी पूरे हैं, सर ऑल दी सर्विसेज कैन बी गिवन बाय tier 2 and 3 tier 3 practicing CAs as clients base is quite different. Yes sir, I fully agree with you. अतुल सिंह जी पूछ रहे हैं, यस इनका मैंने आंसर दे दिया चैट से. नेक्स्ट है, प्लीज डिस्कस ट्रेंड्स ऑब्लिक फैक्टरिंग. बॉस आई एम नॉट एन expert in factoring, but I can tell you that these trends, what is the development in the third world countries where the technology is going on, you can keep on studying what new things are there. For example, मैं डायबिटिक हूँ, अब मैं ट्रेवल कर रहा हूँ, मेरा इंसुलिन जो है पैक मुझे कैरी करना है, तो मैंने अभी देखा वो मुझे यहाँ नहीं मिल रहा है, मुझे मंगाना पड़ेगा. एक जो है थर्मस आ रही है जिसको यूएसबी की तरह आप लगा दीजिए, वो फ्रिज की तरह काम करता है. इट इज ए जस्ट दिस बॉटल लाइक दिस. सो आपको नई चीजें देखने को मिल सकती हैं, आपको नई चीजें जो है कर सकते हैं, आप इनको जो है देख सकते हैं. फैक्टरिंग जो है वो इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बता पाऊंगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवेंद्र खुराना जी फिर पूछ रहे हैं, इफ सी वांट टू प्रॉस्पर मस्ट एक्वायर. ये तो मैं जवाब दे चुका हूँ. व्हाट इज द स्कोप, ये हो गए सर, क्वेश्चन आंसर हो गए हैं. अश्विनी जी अभी कोई और पैनल में कोई चीज बोलना चाहेगा या कोई और क्वेश्चन है तो मैं जो है यहां से कर सकता हूं. अदरवाइज नाउ वी विल राइट ए पेपर ऑन इट एंड आप लोग जो भी सजेशन कहीं भेजेंगे उनको जोड़ के हम ये एक बनाएंगे कि इसमें से जो लोग कहेंगे कि हम इस पर्टिकुलर एरिया में हमने कुछ हैंड ऑन एक्सपीरियंस किया है, हम उनके नेम शेयर कर लेंगे कि वो लोग आप काम करना चाहें तो हैंड होल्डिंग में आपके साथ काम करेंगे. ये जो है. हाँ जी पावर साहब कुछ बोल रहे थे आप, बीच में बात रह गई थी. सर उस टाइम में कह रहा था कि अभी आज की डेट में हर क्लाइंट ऑडिट से ज्यादा चाहता है कि MIS बना के उसमें रिपोर्टिंग. सर जी हाँ जी, ये रूटीन ऑडिट और उनसे देखे थे वो तो अपने लिए कर रहे हो, हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है सर. व्हाट वी आर गेटिंग ए फीडबैक नाउडेज. यस सर, क्योंकि वो कहता है कि हम उसके ऊपर कंप्लायंस बर्डन बन गए हैं, वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे हैं. वैल्यू एडिशन तो सर जब हम रिपोर्टिंग ला के देंगे और उसको ये बताएंगे देखो तुम्हारे यहाँ पिलफरेज हो रही है, तुम्हारे यहाँ ये रिवेन्यू लीकेज है, तो वो हमको प्रेफर करेगा ना सर. एंड MIS इज मेड फॉर इट. MIS is part of all these things. When you will get the report, targets meet out हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं. सर सॉफ्टवेयर मार्केट में है कि आपने मान लीजिए X आदमी का एक टारगेट फिक्स कर दिया,
अब उसके नीचे जो लोग हैं उनकी परसेंटेज उसके पास आएगी, उसका रेम्यूनरेशन या उसका इंसेंटिव उसके ऊपर होगा। तो सॉफ्टवेयर जो है ये सब चीजें कैलकुलेट करते हैं। यू हैव टू फीड द बेसिक डाटा, उसके स्ट्रक्चर बना के देने पड़ते हैं, उसके हिसाब से सब कुछ कराना पड़ता है। तो ये हम लोग कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर मार्केट से खरीदिए। तो संजय जी, आई एम टेकिंग अ लीव, मेरी दूसरी मीटिंग Yeah. है तो मैं निकल रहा हूँ। वैसे हो गया हमारा, ठीक है। वैसे तो अब कोई ऐसी बात नहीं रह गई मेरे ख्याल से। और कोई जो है क्वेश्चन भी नहीं है। अमित गुप्ता जी, आपने अभी तक अपना चेहरा नहीं दिखाया, फोटो ही नजर आ रही है। अमित गुप्ता जी लग रहा काम कर रहे हैं। तो गौरव जी एक बार जो है वो अश्विनी जी को एक बार बता दें, शायद वो भी कहीं किसी काम में लगे हैं। और अदरवाइज अच्छा, जरूरी है। मेरा सेशन कंक्लूड है क्योंकि मेरी 7 बजे दूसरी भी लेक्चर है। ठीक है जी। आज लास्ट अच्छा, है। आज आप पूरी रैली कर रहे हो मोदी जी की तरह? हाँ जी, हाँ जी। चलो मैं 7 बजे से गुप्ता जी हाँ जी, चाय पिलाने आ जाओ। आज रैली करनी है आपने। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। संजय जी की लास्ट रैली है जी। मोदी जी जैसे वोट मांगते हैं ना कि 3 दिन बाद इलेक्शन है, हमारे 3 महीने बाद इलेक्शन है। तो इसलिए 3 महीने के बाद इलेक्शन याद रखना, ये हमारे लंबे इलेक्शन होते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट हमारा बहुत जल्दी लग जाता है। तो इनको हमने भारी मत से जिताना है। जैसे वो कहते हैं ना, भारी मत से जिताएं, भाजपा को वापस लाएं। हम तो यही कह सकते हैं, भारी मत से जिताएं, संजय अग्रवाल भाई को वापस लाएं। तो अब अगर किसी ने कोई पार्टिसिपेट करना हो, संजय जी अब क्या करना है? क्वेश्चन आंसर हो गया जिंदल जी, आप घुमाए आंसर हो गए सर। कोई और क्वेश्चन और कोई अपॉर्चुनिटी किसी ने अगर ऐड करनी है सर, वो ऐड कर सकते हैं। तो अदरवाइज आपको बता दें कि वॉइस ऑफ सीए पे जितनी भी लाइब्रेरी है वो अवेलेबल है। आप दी वॉइस ऑफ सीए यूट्यूब चैनल पे जाके कभी भी देख सकते हैं। और हम ये गारंटी कर सकते हैं कि आप हमारा कोई भी प्रोग्राम देखेंगे वो आप बेस्ट पाएंगे सबसे ज्यादा, क्योंकि जितनी भी बेस्ट फैकल्टीज हैं वो हमारे साथ हमेशा अवेलेबल रही हैं। हमने नए नए प्रयास किए हैं, चाहे वो ड्राफ्टिंग कोर्स का हो, चाहे वो जीएसटी के ऊपर हो, जहां अदरवाइज जितने भी सेमिनार हों, वो हमारे प्रयास सबसे बढ़िया रहे हैं। आप उनको कभी भी किसी समय, ये हमारा कोरोना का एक सबसे बड़ा बेनिफिट हुआ कि वर्चुअली हम इतना कुछ कर पाए वॉइस ऑफ सीए की तरफ से, आप सबके सहयोग से। वो हमारा हमेशा अवेलेबल रहेगा और वॉइस ऑफ सीए ऐसे ही आपको सर्विसेज प्रोवाइड करती रहेगी। हालांकि संजय जी 3 महीने वो अदृश्य रूप से हमें सर्विसेज देते रहेंगे, दृश्य रूप से शायद नहीं दे पाएंगे क्योंकि उनके ऊपर कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा। लेकिन हमारे ऊपर कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लगता, क्योंकि हमने इलेक्शन लड़ने नहीं है, हमारा जो एफिडेविट दिया हुआ है। तो इसलिए हमें कोई चिंता नहीं। चाहे आप हमसे जिस दिन इलेक्शन है उस दिन लेक्चर सुन लो, जो 3-4 तारीख को। तो मैं तो आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमारा नारा है कि संजय अग्रवाल भाई को एक जने ने 3 जनों को बोलना है, 3 जनों ने आगे 3 जनों को बोलना है, इस नारे को हमने आगे बढ़ाना है। ये कभी मत समझना कि संजय जी जीते हुए हैं। जिस साल उनको बोला था ना कि ये जीते हुए हैं, नंबर 1 पे जीते हुए हैं, और उस साल हमारे आदरणीय जो पास्ट प्रेसिडेंट नवीन एनडी गुप्ता जी को सभी कह रहे थे कि यार इनकी पोजीशन ढीली है, तो वो तो नंबर 1 पे आए थे, संजय भाई हमारे नंबर 9 पे आए थे। तो उसके बाद विद योर ब्लेसिंग्स, जो आपको सेकंड बोर्ड, थर्ड बोर्ड, जो आप संजय भाई को हमेशा कोई ना कोई प्रेफरेंस डालते हो, उसके कारण वो जीत पाए दूसरे नंबर पे अल्टीमेटली। लेकिन हमने इस बार ऐसी पोजीशन नहीं लानी है कि संजय भाई 7वें राउंड तक लटके रहें और ये सोचते रहें कि मेरा क्या बनेगा। हमने इनको पहले राउंड में ही बता देना है कि जी आप जीत गए। तो काइंडली ऐसी वोटों का अरेंजमेंट करें, इतनी वोटें डालें, इतने लोग इकट्ठे करें ताकि संजय भाई हमारे फर्स्ट राउंड में और कोटा क्रॉस कर जाएं, और आपके जो जिनको आपने सेकंड दी है उनको भी कुछ आगे देके आपके दूसरे कैंडिडेट भी जिता सकें। तो मेरी ये फोल्डेड हैंड रिक्वेस्ट है। अश्विनी जी, एक मिनट, ये इमरान जी कह रहे हैं मेरा क्वेश्चन नहीं आपने लिया। एक बार इमरान जी कहीं हो तो उनको अनम्यूट कर दे जरा, मेरे को क्वेश्चन चैट बॉक्स में मिल रहा है। तो हैंड रेज कर लें जी इमरान जी। इमरान जी ये लो जी, आपको अलाउ कर दिया जी, आप बोल सकते हैं। हाँ जी बोलिए इमरान जी। सर एक क्वेरी है, जैसे अभी सर रिसेंटली जीएसटी ऑडिट जो सर
वाइप ऑफ किया है गवर्नमेंट ने। हाँ जी, हाँ जी। सर अभी एक 27 तारीख की न्यूज थी कि जो स्मॉल कंपनीज है उनका स्टैट ऑडिट भी गवर्नमेंट जो है वो प्लान कर रही है कि उनको हटाने के लिए। तो सर हाँ इस जी। स्थिति में जो न्यू कमर्स चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिसिंग है सर, उनके लिए क्या स्कोप है आगे फील्ड में, मुझे ये पूछना है सर। सर मैंने आज एक इंटरव्यू दिया है अभिषेक राजा राम जी की उसमें, और हमने उसको दिया भी है। हमने उसके अंदर प्रॉपरली इस चीज को वहां एक्सप्लेन किया है, क्योंकि क्या है कि मैं इस टाइम जो है इस फोरम से बोल रहा हूं। देखिए ऑडिट आपके जो हैं जैसे भी कहें उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा कि ऑडिट जो है वो क्या है। इट इज नॉट ओनली ए कंप्लायंट। मैंने ये उसमें बोला है कि जैसे मान लीजिए दिल्ली में पुलिस वाले कुल मिला के 25,000 होंगे, जनता 3 करोड़ है, एक 20,000 पे एक पुलिस वाला है, लेकिन उसके हाथ में डंडा है। लेकिन आप देखिए कंप्लायंस का कितना बड़ा वो होता है कि कोई नॉन कंप्लायंस नहीं करता। आप एक बार पुलिस वाला हटा दीजिए, आप उसको देख लीजिएगा क्या होगा। तो अगर गवर्नमेंट ये कहीं सोचती है कि इस तरीके से ये बर्डन है, हम बर्डन नहीं है, हम जो बता रहे हैं कि हम नॉन कंप्लायंस सोसाइटी को कंप्लायंट बनाते हैं। तो आपको चीज कान को ऐसे नहीं पकड़ के ऐसे पकड़ने की कोशिश नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी। ये जो हमारे लोग जितने भी हैं उनको प्रेजेंट करना चाहिए डेटा के साथ। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताऊंगा। 2013 में जब डायरेक्ट टैक्स कमेटी का मैं चेयरमैन था, उस टाइम भी ये बात कही गई थी कि टैक्स ऑडिट हटा दो। मैंने ये प्रेजेंट करा कि साहब आप ये बताइए आपको नॉन कंप्लायंट सोसाइटी चाहिए कि कंप्लायंट चाहिए। तो उन्होंने कहा जी कंप्लायंट। हमने कहा हम अपने क्लाइंटों को ट्रेन करते हैं, हम ट्रेन करके उनको कहते हैं कि अगर तुम गलती करोगे तो हम रिपोर्ट में देंगे, क्योंकि हम उनको ट्रेन कर देते हैं इसलिए हमारी रिपोर्टें में नहीं आते। आप बता लो, हम हटा देते हैं हम अपने क्लाइंटों को ट्रेन करना, क्योंकि हम अपने क्लाइंट की हेल्थ, जैसे मैंने बताया कि हेल्थ को हम चाहते हैं कि वो प्रॉस्पर करे। आप ये बताइए जो है वो डॉक्टर ये बोलेगा सबसे ज्यादा, मैं बोलना नहीं चाहिए, किसी प्रोफेशन की बुराई नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप उसके लिए देख ले वो कहे ज्यादा ज्यादा बीमार हो। वकील कहेगा सबसे ज्यादा केसेस हो, लोग लड़े हुए। हमारे प्रोफेशन में कहते हैं कि बिजनेसमैन सबसे ज्यादा प्रॉस्पर करेगा तभी हम प्रॉस्पर करेंगे। जीएसटी ऑडिट के लिए भी मैं आपको बताऊं कि प्रेजेंटेशन करने के लिए हम लोगों ने नहीं डेटा इकट्ठा करा, जबकि जीएसटी के हमारे यूडिन से वो डेटा आ सकता था। 9 के अंदर हमने कितने एडिशनल टैक्सेस और कितने इंटरेस्ट दिलवाए, इस चीज की कैलकुलेशन तो हम दे ही सकते थे, क्योंकि हमने उसके अंदर लिया। और अगर नहीं भी लिया था तो हम ले सकते थे। और अगर हम ये उनको कहते कि 9C की जगह पहले आप 9 की जगह 9C पहले भरवा लो और 9 की डेट डिटेल बाद में रखो, तो अपने आप पता लग जाता गवर्नमेंट को कितने हम रिपोर्ट करते और 9 में ठीक करते। तो साफ बात यह है कि हमने नॉन कंप्लायंस से कंप्लायंस की तरफ लेके आ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप हमें पनिश कर दो। लेट अस फेस इट, लेट अस सी आफ्टर 3 years व्हाट हैपेंस। एग्जैक्टली सर, दैट इज माय पॉइंट सर। थैंक यू सर। इमरान भाई, संजय अग्रवाल किसी भी ऑड क्वेश्चन को कभी भी जवाब देने के लिए 24/7 अवेलेबल है लास्ट 15 साल से। यू कैन सर यही एक्सपेक्टेशन है सर, एज यू आर सीनियर सर, इट इज आवर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम आवर सीनियर कि वो हमें सपोर्ट करें। जो हम न्यू चार्टर्ड सर मार्केट में आ रहे हैं, तो इस तरह से सर जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं वो हम लोगों को ज्यादा अफेक्ट कर रही हैं। तो हम सर यही चाहते हैं कि आप लोग हमें सपोर्ट करें और गवर्नमेंट के ऊपर सर उसको सही रिप्रेजेंटेशन जाए कि बेसिकली व्हाट चार्टर अकाउंटेंट्स आर मेंट फॉर। सर आपने अगर हमारी नेटवर्किंग वाली वीडियो देखी हो तो, नहीं देखी है तो देख लें, उसमें भी हमने बहुत सारी ऐसी चीजें बताई हैं जो अनकन्वेंशनल है। कन्वेंशनल बातें तो सारी दुनिया कर रही है सर। एग्जैक्टली सर। प्रीति गोयल जी का भी क्वेश्चन है तो उनका हैंड रेज है, आपको अनम्यूट किया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वेलकम इमरान, वेलकम। प्रीति जी आप भी अनम्यूट हैं जी। प्रीति जी आपका कोई क्वेश्चन है जी? आपका हैंड रेज था। चलो तो मैं फिर वो मेरी अपील बीच में ही रहेगी, तो मैं सबको यही द्वारा अपील करूंगा कि हम संजय भाई को ज्यादा से ज्यादा मतों से, और ये कभी भी किसी की बात में नहीं, ना तो हमने आना है ना सोचना है कि संजय जी जीते हुए हैं। जीत तो तब प्राप्त होगी जब 1 जनवरी को या 2 जनवरी को रिजल्ट आएगा, उससे पहले कोई जीत नहीं है, तब तक सब डब्बे में बंद है। तो डब्बे में बंद करने के लिए हमने ज्यादा से ज्यादा मत डालने हैं, तभी ये डब्बे में बंद होंगे, अदरवाइज ये डब्बे के अंदर ही रह जाएंगे, जी नहीं जीत पाएंगे। किसी की बात में हमने नहीं आना कि जीते हुए हैं, कोई जीते हुए नहीं है।
आपको बता दूं ये हमारा इतना बढ़िया सिस्टम है, अगर आप इनको 10,000 वोट भी दे आओगे ना, तब भी ये जीतने के बाद बाकियों को जिता के जाएंगे। तो हमने कभी भी नहीं सोचना कि जीते हुए हैं और ज्यादा से ज्यादा वोटें डालनी है। आपकी हर वोट काम आएगी जो आपने इनकी सेकंड किसी और को दी होगी। तो मेरी आपसे फोल्डेड हैंड रिक्वेस्ट है, क्योंकि संजय जी आज के बाद हमारे साथ पिक्चर पे तो नहीं आएंगे, लेकिन इनकी सपोर्ट और नॉलेज हमारे साथ हमेशा रहेगी। और हम भी आज हमारी लास्ट अपील ही है जो हम आपको फोल्डेड हैंड्स के साथ कर रहे हैं। आगे से तो जो हम आप अपील करेंगे 1-to-1 करेंगे, आपको सोशल मीडिया पे नहीं कर पाएंगे इस वे से जिस वे से हम आज कर रहे हैं। मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा, अगर किसी ने और संजय भाई के लिए कुछ 2 शब्द कहने हैं तो वो कहें, तो फिर हम अपना टाइमली इसको प्रोग्राम को कंक्लूड करें। गौरव जी। हाँ जी सर। हाँ जी, आई थिंक सर क्रिस्प एंड क्रंची सब बातें हो गई हैं मीनिंगफुल। सो जो वोट अपील है वो अगेन इसी प्रोस्पेक्ट में होगी कि ये चीज जो आपने बोली कि कोई भी प्रेफरेंस किसी भी सिचुएशन में डालेंगे तो दूसरों के लिए भी बेनिफिट होगा। सो विद दीज वर्ड्स आई थिंक वी शुड सपोर्ट संजय जी इन फुल स्पिरिट। Thank you very much. Request the control room to conclude the proceeding. Stay safe, stay healthy. Thank you sir, all the best. Thank you.